हेलो स्टूडेंट्स, ऊपर आका है, नीचे आपके साथ आपका काका है। तो बायोलॉजी में आपने पहले पूरे साल पढ़ाई की, फिर हमारे गन शॉट रिवीजन से कंप्लीट रिवीजन भी कर लिया, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स भी आपने देख ली। अब फिर भी बच्चे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों पर, कुछ ऐसे पॉइंट्स पर जो एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, लेकिन अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जगह लिखी है, हमने एक जगह समराइज कर दी। और इस वीडियो में आपको कंप्लीट रिवीजन मिल रहा है किसका, एनसीईआरटी में जहां भी लिखा है टर्म कॉइंड बाय, यानी हमने एनसीईआरटी की जो निचोड़ है, हमारी एनसीईआरटी है, उसकी बाल की खाल निकाल ली हमने। अब कुछ भी पॉइंट नहीं छूटने वाला है आपका। टर्म कॉइंड बाय, बहुत सारी चीजें ऐसी है कि ये टर्म किसने दी, ये किसने दी, और ये क्वेश्चन कभी कभी एक नंबर में, मतलब एक क्वेश्चन आ जाता है आपका 4 मार्क्स का, तो ये तैयार रखना चाहिए। स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, फंडामेंटल यूनिट्स नाम रहते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से डेटा एनसीईआरटी का, खासकर ह्यूमन फिजियोलॉजी, आप कहते हैं इसका साइज क्या है, इसका शेप क्या है, ये क्या है, बहुत छोटी छोटी चीजें लेकिन क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं। तो ये इसी तरह से साइंटिस्ट, कोई भी साइंटिस्ट पे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर में मिलता ही है। जहां कोई साइंटिस्ट होता है, उनके रिसर्च एरियाज रिलेटेड लिखे होते हैं, कहां से हैं, किस के स्पेशलाइज्ड हैं ये, वहां से। ऐसे ही शेप्स, एनसीईआरटी में जितने भी शेप्स लिखे हैं, किसी का भी कोई शेप है, डायमीटर कुछ भी, वो एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा इसी में। साइज जहां जहां एनसीईआरटी में है वो आपको मिल जाएगा। प्राइजेस एंड अवार्ड्स एनसीईआरटी में जहां भी लिखे हैं कि इन साइंटिस्ट को ये अवार्ड मिला था, ये प्राइज मिला था, कब मिला था, ध्यान रख सकते हैं, क्वेश्चन इजीली आ जाता है। क्लासिफिकेशन बेसिस, एनसीईआरटी में हम कहते हैं कि ये बेस्ड ऑन दिस क्लासिफिकेशन, क्या बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वो ईयर्स जो एनसीईआरटी में लिखे हैं कि ये चीज इस साल हुई थी, ये हुआ था, ईयर्स से क्वेश्चन आने की चांसेस। और ऑलरेडी आपको ध्यान होगा इस तरह के क्वेश्चन आए हैं कि मेंडल ने कब एक्सपेरिमेंट किए थे, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मॉडल एंड एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिजम्स, जो एनसीईआरटी में ऐसे मॉडल ऑर्गेनिज्म है जिन पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उन सबके नाम। फिर नेम ऑफ प्लेसेस, एनसीईआरटी में जहां भी प्लेसेस के नाम दिए हुए हैं वो भी आप याद करिए। एक बार यही क्वेश्चन आ गया था कि जो आप पनेट स्क्वायर पढ़ते हैं, वो जिन साइंटिस्ट ने दिया था वो कौन सी कंट्री के थे। अब इस तरह का क्वेश्चन भी आए हुए हैं। फिर ऑल अबाउट साइंटिस्ट, एनसीईआरटी के बारे में जो भी ऑल अबाउट साइंटिस्ट लिखा हुआ है वो आने वाला है यहाँ पे। और एब्रीविएशंस, छोटे पॉइंट्स, एब्रीविएशन कई बार आ जाएगी, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के ही हैं। अपडेटेड जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, नीट का, उसी के अकॉर्डिंग रहेंगे। पूरा वीडियो आप अच्छे से देखिए और सीखिए, जिससे कोई भी क्वेश्चन आप मिस ना करें और बायो में 360 आउट ऑफ 360 लाएं। बेस्ट ऑफ लक। हेलो एवरीवन, ऊपर आका है, नीचे आपका काका है। हाय एवरीवन, दिस इज रेखा देवनानी और आज मैं आपको एनसीईआरटी की वो वाली सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करवा रही हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये वही मिस्टेक्स हैं जो कि आप लोग यूजुअली अपने एग्जाम में करते हैं। हमारे कई सारे लेक्चर्स में आपने पूरे चैप्टर रिवाइज किए बड़े शिद्दत के साथ में, एंड एट द लास्ट गलतियां जो होने के चांसेस रह जाते हैं वो होते हैं कुछ टर्म्स में, कि मैम पर्टिकुलर कोई टर्म एनसीईआरटी में गिवन है या नहीं, हमें याद नहीं आ रहा। मैम पर्टिकुलर कोई डेटा एनसीईआरटी में गिवन है या नहीं, पर्टिकुलर कोई ईयर हो या फिर कोई साइज हो। तो बेटा आपकी एनसीईआरटी में जितना मैक्सिमम चीजें गिवन है, चाहे वो कोई फुल फॉर्म हो, चाहे वो कोई ईयर हो, चाहे वो कोई साइंटिस्ट का नेम हो, या फिर कोई एक टर्म किस साइंटिस्ट ने दिया हो, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, एट द लास्ट मोमेंट फोकस अगर नहीं बन रहा है तो बस कानों में ईयरफोन लगाओ, पॉडकास्ट की तरह इस वीडियो को सुनो एंड सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में रिटेन रहने लग जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं टर्म्स। कुछ साइंटिस्ट ने कुछ हमें टर्म्स दिए हैं, जैसे कि टर्म वायरस की अगर हम बात करें तो पहले ये एनसीईआरटी पाश्चर बताती थी, बट ये टर्म हमें दिया है MW बीजरनिक ने, जो कि अब एनसीईआरटी ने कवर भी कर लिया है, तो इसे नोट कर लें बेटा सबसे पहले। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टर्म क्रोमैटिन, ये हमें दिया फ्लेमिंग ने। लिंकेज टर्म एंड रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन दोनों के ही टर्म हमें दिए मॉर्गन जी ने। एंड वहीं अगर हम बात करें म्यूटेशन की तो हमें ये ह्यूगो डी वेराइस ने दिया। अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी टर्म की तो ये हमें एडवर्ड विल्सन ने बहुत अच्छे से पॉपुलराइज किया था। तो ये कुछ बेटा टर्म्स हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। इससे ज्यादा अगर कुछ आता है तो वो आउट ऑफ एनसीईआरटी ही माना जाएगा। नेक्स्ट थिंग, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, फंडामेंटल यूनिट्स। मैम कौन सी स्ट्रक्चरल यूनिट है, मैम फंक्शनल यूनिट, मैम एनाटॉमिकल यूनिट दी हुई है। हम इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं और इन्हें हम लोग सिली मिस्टेक
समझ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आना है और सारी चीजें सुनते जानी है कि कौन सी आपकी कौन सी यूनिट है। तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले देख लेते हैं। एक कोई टेक्सॉ, ये या फिर आपका कोई कैटेगरी या फिर आपकी रैंक, दिस ऑल आर द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। आप कुछ भी टर्म यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम की ऑब्वियसली न्यूरॉन्स आर द यूनिट। वहीं अगर हम किडनी की बात करें तो नेफ्रॉन्स। एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल की अगर हम बात करें तो कोई भी एक मसल सेल जो कि इलोंगेटेड होती है तो इसे हम लोग मसल फाइबर भी कहते हैं, ये है आपकी एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल। जबकि हम यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर देखें, अगर हम यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देखें तो पूरा सार्कोमियर एज द यूनिट हमारे मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो सार्कोमियर इज द यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन बेटा। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस एंड दीज आर जीन्स। भाई अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं तो भाई चीजें मेरे साथ में रिपीट करते जाएं, अपने रूम में आसानी से बोलते बोलते जाएं जिससे कि आपको चीजें रिटेन रहने लग जाएं। एंड यही वह चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, बाकी तो पूरा हमारा बायोलॉजी है ही कॉन्सेप्चुअल। आगे आते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेल बेटा। रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म, फ्लावर। ठीक है, फ्लावर ही वो स्ट्रक्चर है जहां पर सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट हो रहे हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जिसे आप बड़े प्यार से देखते हैं। यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल इज पास्कल। एंड अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर की तो दीज आर हेपेटिक लोब्यूल्स, जिसमें हेपेटिक सेल्स है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मेटरनल बॉडी, ये है बेटा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से ही सारा जो एक्सचेंज का प्रोसेस है मेटरनल बॉडी एंड फीटस में होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो में होता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन है बेटा हमारी। एंड अगर हम आगे बढ़े डेटा इन एनसीईआरटी कि मैम किसका पीएच दिया हुआ है, ब्रीथ रेट क्या दी हुई है, तो कुछ डेटा है वो देख लेते हैं, आ जाइए फटाफट से। पीएच ऑफ यूरिन आपको गिवन है 6, ठीक है, तो स्लाइटली एसिडिक हो जाता है ये। ब्रीथ रेट है आपकी 12 से 16 टाइम्स अ मिनट। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी निचोड़ टेस्ट सीरीज का ही है और कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, इसको हमने 22 एंड 26 कर दिया था और बच्चे गलत कर रहे थे, तो 12 एंड 16 है, टाइम्स पर मिनट है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। फिर आ जाता है टाइडल वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम है बेटा एयर का जो आप नॉर्मल ब्रीद इन में ब्रीद इन या फिर ब्रीद आउट करते हैं, एंड इट इज 500 ml। अगर हम हमारे लंग्स की बात करें तो कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर ऐसा भी है जिसे हम कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते, जिसे हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, और लगभग 1100 से 1200 ml के आसपास का होता है। और अगर हम फोर्सफुल ब्रीद आउट करने की कोशिश करते हैं तो जो हम वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर ब्रीद आउट कर रहे होते हैं, इट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि हमारा 1000 से 1100 ml के आसपास का है। और जब हम फोर्सफुली ब्रीद इन करते हैं, बिल्कुल रामदेव बाबा की तरह एक्सरसाइज करते हैं, तब हम लोग इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ब्रीद इन कर रहे होते हैं, एंड इट इज ऑफ लगभग 2 गुना या फिर उससे भी ज्यादा है हमारे रेजिडुअल वॉल्यूम से, यानी कि 2500 से 3000 ml के आसपास का। ठीक, इन्हीं से हम लोग बना लेते हैं फिर कैपेसिटीज। नेक्स्ट इज वाटर इन प्लाज्मा। आपका ब्लड प्लाज्मा में वाटर का अमाउंट कितना है, तो इट इज 92% तो वाटर ही है। इसके अलावा बाकी आ जाते हैं आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा। फिर आता है वाटर इन ह्यूमन सेल। हमारी सेल के अंदर भी 70-90% वाटर ही है, तो हम भी भाई पानी से ही बने हुए हैं। आगे बढ़ जाए तो सॉल्युबिलिटी, अगर हम CO2 की बात करें तो हमारा जो बेटा ब्लड है ना, इसमें CO2 की सॉल्युबिलिटी 20 से 25% ज्यादा है, 20 से 25 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। नेक्स्ट आता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ये बनी होती है बेटा आपकी 3 लेयर से। अगर हम देखें तो ये है हमारे एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की पतली पतली सी स्क्वैमस एपिथेलियम से स्टार्ट होता है, पतली पतली सी स्क्वैमस एपिथेलियम, इसके बीच में बेसमेंट सब्सटेंस, और यहां आ जाती है हमारी एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल। ये तीनों मिलकर बनाती हैं हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, और इनका डायामीटर, इनका थिकनेस, इनकी टोटल थिकनेस 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। आगे हम लोग बढ़े बेटा तो हर 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन को कैरी करता है, जबकि 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड 4 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर सकता है। ये डेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार आया हुआ आपके क्वेश्चंस में है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट डेटा की तरफ बढ़ जाते हैं। तो चलिए बेटा देख लेते हैं हम लोग साइंटिस्ट और उनके रिसर्च एरियाज कौन कौन से थे जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है। सबसे पहले बात आती है अर्नेस्ट मेयर की। इन्होंने, ये थे हमारे इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, जबकि मैथियास चिल्ड्रेन थे जर्मन बॉटनिस्ट, और वहीं थेडर श्वान थे हमारे
जर्मन जूओलॉजिस्ट। अगेन आई एम सेइंग जर्मन जूओलॉजिस्ट। एनसीईआरटी में भाई ये ब्रिटिश लिखा हुआ था पहले और अभी रिसेंटली, बहुत ही रिसेंटली इसको जर्मन किया है, तो ये जरूर मार्क कर लेना। जूलियस वॉन सैक्स की बात करें तो ये भी जर्मन बॉटनिस्ट हैं बेटा। कॉर्नेलियस वैन नील वॉज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट और इन्होंने ही हमें कॉन्सेप्ट बताया कि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर से आती है, ना कि CO2 से। इन्होंने क्या किया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किए जो H2S यूज करते थे और पता चला कि ये तो सल्फर रिलीज करते हैं, और हम लोग क्योंकि वाटर यूज करते हैं, हम लोग इन द सेंस प्लांट्स वाटर यूज करते हैं, तो ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो यहीं से ही इन्होंने बता दिया। ठीक, अल्फोंसो कॉर्टाई इटालियन एनाटोमिस्ट थे। ढूंढने जाओगे अपनी एनसीईआरटी में तो आपकी जहां पर ह्यूमन फिजियो स्टार्ट हो रही है उससे जस्ट पहले आपको अल्फोंसो कॉर्टाई का इन्होंने इंट्रोडक्शन बताया हुआ है। पंचनारायण महेश्वरी इंडियन बॉटनिस्ट थे बेटा। जॉर्ज गैमो हमारे फिजिसिस्ट थे, इन्होंने हमें कोडॉन ट्रिपलेट होते हैं ये सब चीजें बताई। फ्रांसिस जेकॉब जेनेसिस्ट थे जो कि, और इनके साथ में जैक मोनोड ये बायोकेमिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर हमें लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट बताया। लेमार्क फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। रामदेव मिश्रा इंडियन इकोलॉजिस्ट, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है। एडवर्ड विल्सन वॉज सोशियो बायोलॉजिस्ट, जबकि पॉल एहरलिख थे हमारे स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हमारे जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफिकर थे। नेक्स्ट चीज आ जाती है बेटा शेप्स मेंशन्ड इन एनसीईआरटी बायोलॉजी। बायोलॉजी में कई सारी शेप्स मेंशन्ड है और कुछ कुछ हमें पता नहीं चलती है कि अरे ये एनसीईआरटी में कहाँ लिखी हुई है, तो क्यों ना हम एक साइड कलेक्ट करके फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। बिल्कुल लास्ट के हमारे पास कुछ चंद दिन बचे हैं, तो फटाफट से इनको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो आ जाइए देख लेते हैं हम लोग ऑल शेप्स मेंशन्ड इन एनसीईआरटी बायोलॉजी। 11-12 दोनों की है। सबसे पहली बात, कोकस या कोकाई बैक्टीरिया। हम लोग ना कोकस वर्ड जब यूज करते हैं बेटा तो स्फेरिकल शेप के लिए यूज करते हैं। तो आपके स्टेफाइलोकोकाई हो गए, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, ये सारे स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया से। वहीं हम लोग एक बैसिलस या फिर बैसिलाई टर्म यूज करते हैं, तो इनका मतलब है कि रॉड शेप्ड ये आपके बैक्टीरिया से। विब्रियो, जैसे कि विब्रियो कोलेरी या फिर विब्रियम हम यूज करते हैं कॉमा शेप बैक्टीरिया के लिए, और ये शेप्स ऑफ बैक्टीरिया सारी आपकी एनसीईआरटी में बनी हुई है। फिर स्पाइरलम या फिर स्पाइरेला हम लोग यूज करते हैं स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया के लिए, जैसे कि रोडोस्पाइरलम। नाम में ही हम लोग को शेप भी पता चल जाती है, तो अगर बाई चांस किसी बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है और पूछा है कि कौन सी शेप है तो उसके नाम से ही आपको कई सारी शेप्स समझ में आ जाती हैं। नेक्स्ट इज जो हमारी क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी है, इनमें हमारे पास जितने भी क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल है ना, अलग अलग शेप्स के हैं। जैसे कि एक होता है कप शेप, एक होता है कप शेप का क्लोरोप्लास्ट। अब ये कप शेप का जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा, ये मिलता है हमारे क्लेडोफोरा में। ठीक है, तो सारी ग्रीन एल्गी में किसी में डिस्कॉइड मिल सकता है, किसी में प्लेट लाइक मिल सकता है, किसी में रेटिकुलेट है, कप शेप है, स्पाइरल या फिर रिबन शेप बना हुआ है। अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग टाइप का हमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है। अगर हम लोग बात करें फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी की, तो इनके पास जो बेटा गैमेट्स बनते हैं ना, वो इनके ऐसे बनते हैं, पायरीफॉर्म या फिर पियर शेप के, और इनके पास में 2 फ्लैजिला भी होते हैं, एक लॉन्ग एंड एक शॉर्ट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी लिख लेना। नोटोकॉर्ड हमारी रॉड लाइक होती है, सॉलिड होती है। ठीक, पॉलिप सिलेंट्रेटा फाइलम में हमें 2 फॉर्म्स मिलती हैं, एक पॉलिप और एक मेड्यूसा। पॉलिप फॉर्म होती थी सेसाइल और सिलेंड्रिकल, जबकि मेड्यूसा होती है हमारी अम्ब्रेला शेप एंड मोटाइल। ठीक है, फ्री लिविंग होती है। तो होता क्या है, ये जो आपकी मेड्यूसा है एंड पॉलिप, ये मेटाजेनेसिस शो करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें पॉलिप जो कि सेसाइल सिलेंड्रिकल फॉर्म है, ये अम्ब्रेला शेप मेड्यूसा में कन्वर्ट होता है बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है मेड्यूसा और बनाती है आपका पॉलिप। तो भाई मेड्यूसा फ्री लिविंग है, फ्री है तो वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रही है, जबकि सेसाइल है वो कहीं जा नहीं सकता तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। इट इज द वे टू लर्न। ठीक, आगे बढ़े। क्रॉस सेक्शन ऑफ एस्के हेलमिंथीज, इन्हें हम लोग राउंड वॉर्म्स कहते हैं। तो जैसे इन्हें अगर हम कट करके देखें तो इनकी बॉडी का क्रॉस सेक्शन बिल्कुल सर्कुलर आता है। वहीं एनिलिडा के पास में एन्यूल से बनी हुई पूरी बॉडी है जिसे कनेक्ट करती हैं सर्कुलर मसल्स। फिर आता है माउथ ऑफ साइक्लोस्टोम जो हमारी एक ब्रांच है जहां पर सर्कुलर माउथ होता है इनका, जो कि सकिंग टाइप का माउथ है। इनके पास में जॉ नहीं होते हैं, दैट इज द रीजन कि इनका माउथ सर्कुलर हो जाता है। स्टेम के जो बेटा टेंड्रिल्स बनते हैं ना, ये बिल्कुल सिलेंडर होते हैं और स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। वहीं अगर हम बात करें
कैक्टस की, तो आपने देखा होगा कि कैक्टस कुछ होते हैं बिल्कुल सिलिंड्रिकल फॉर्म में, फ्लैशी सिलिंड्रिकल, कुछ होते हैं फ्लैटेंड टाइप के, दैट फ्लैटेंड इज ओपनशिया, जबकि फ्लैशी और सिलिंड्रिकल इज ऑफ यूफॉर्बिया। ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक, मैं तो भैया ओ से उसकी शेप याद कर लेती हूँ कि इस तरीके का फ्लैटेंड सा बनता है, तो ये ओपनशिया का है, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज कोरोला ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स के जितने भी कोरोलाज हैं बेटा, अलग अलग शेप के हो सकते हैं। हम तो ऐसी पंखुड़ियां गुलाब की बना लेते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। लाइक ये हो सकते हैं ट्यूबुलर, ये हो सकते हैं बेल शेप, ये हो सकते हैं फनल शेप, या फिर ये हो सकते हैं व्हील शेप भी। ठीक, तो आगे बढ़े। फिर आपको दिया हुआ है प्लेसेंटा इन गायनोशियम। मान लीजिए कि ये आपकी ओवरी है, यहां पर प्लेसेंटा अटैच है, ठीक है, यहां पर प्लेसेंटा अटैच है, तो बिल्कुल फ्लैटन टाइप का स्ट्रक्चर है और कुशन लाइक होता है। ठीक है, फिर आता है पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा की जो सेल्स हैं आपकी एनाटॉमी में अगर हम जाएं तो पेरेनकाइमा की, कोलेनकाइमा की, इन सब की सेल्स की आपको शेप बहुत ज्यादा गिवन है। इस पर क्वेश्चन आते हैं, बच्चे गलत करते हैं, तो भाई पकड़ लो इनको, फटाफट से देख लो। पेरेनकाइमा की जो सेल्स हैं बेटा, हो सकती हैं ये स्फेरिकल, हो सकती हैं ये ओवल, हो सकती हैं राउंड, हो सकती हैं ये पॉलीगोनल, हो सकती हैं ये इलोंगेटेड। तो पेरेनकाइमा की अलग अलग शेप्स है, जबकि कोलेनकाइमा की हम बात करें तो ओवल, स्फेरिकल एंड पॉलीगोनल हमें दी हुई है। ठीक, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर की अगर हम बात करें तो इलोंगेटेड होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, फाइबर्स हैं, ठीक है, एंड ये पॉइंटेड होते हैं। स्क्लेरिड्स हमें स्फेरिकल, ओवल या फिर सिलिंड्रिकल फॉर्म में मिलती हैं, जबकि वेसल्स की अगर हम बात करें तो ये सिलिंड्रिकल और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स ऑब्वियसली ट्यूब है, ठीक, ट्यूब लाइक है। गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स की अगर हम बात करें तो बेटा जो ग्रासेस की गार्ड सेल्स होती है ना, ये होती है डंबल शेप, एंड ग्रासेस यानी कि मोनोकॉट्स की। और अगर हम बात करें डाइकॉट्स की तो इनकी होती है बीन शेप। याद कैसे रखेंगे डंबल शेप का ना, आपकी एनसीईआरटी में ऐसे एक डायग्राम भी बना हुआ है, ये डंबल शेप गार्ड सेल्स बनी हुई है। ठीक है, तो अगर आप भूलें इसको तो भाई यहां पर एम लिख लें कि मोनोकॉट का है ये। ठीक, और डाइकॉट की बनती है बीन शेप, डाइकॉट की बनती है बीन शेप, तो भाई बीन शेप में तो आपको डी बहुत ही सुंदर तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डाइकॉट का है। आगे बढ़े। एंडोडर्मिस की सेल्स जो हैं बेटा, जब हम लोग प्लांट एनाटॉमी का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना, तो हम वहां पर जब हम एंडोडर्मिस ड्रॉ करते हैं तो हम ऐसे कुछ बैरल शेप की सेल्स ड्रॉ करते हैं हमेशा ही। अपनी एनसीईआरटी का डायग्राम ऑब्जर्व करें, बिल्कुल इस तरीके से हम लोग सर्कुलर में बनाते चलते हैं, तो बैरल शेप की सेल्स होती हैं। पैरेनकाइमेटस सेल्स ऑफ कॉर्टिकल लेयर, पैरेनकाइमेटस की जनरली बेटा राउंडेड ही मिलती है ना, तो पिथ में भी राउंडेड और कॉर्टिकल लेयर में भी राउंडेड। पूरा स्ट्रक्चर हम लोग जब क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो वहां पर राउंडेड ही सेल्स बनी हुई है। पैलिसेड पैरेनकाइमा की हम बात करें तो इलोंगेटेड होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर हम स्पॉन्जी पैरेनकाइमा की बात करें तो ओवल या राउंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। लेंटिसेल्स की ओपनिंग लेंस शेप की होती है बिल्कुल, एंड वहीं अगर हम फेलोजन की बात करें यानी कि कॉर्केम्बियम की, तो नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स होती हैं, नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स होती हैं इस तरीके की। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। सेल्स ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम हमारी बॉडी पर आ जाइए तो फ्लैटेंड होती हैं और इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, टाइल लाइक अपीयरेंस आती है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाती हैं, बिल्कुल पतली पतली सी एपिथेलियम ये होती हैं, जो कि डिफ्यूजन बाउंड्री भी बनाती हैं। सेल्स ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऑब्वियसली क्यूब लाइक है। कॉलमनार की टॉल और सिलेंडर होती हैं, जबकि इनका न्यूक्लियस बेस पे प्रेजेंट होता है, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है बड़े प्यार से। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें और इनके पिलाई की बात करें तो पिलाई बेटा इलोंगेटेड ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, इलोंगेटेड और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हम बात करें फिम्ब्री की तो ये स्मॉल और ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें गोल्जी अपैरेटस की तो गोल्जी अपैरेटस आप देखें तो फ्लैट डिस्क शेप होते हैं, बिल्कुल डिस्क 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 अटैच होती हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया इज सॉसेज शेप या फिर सिलेंड्रिकल, माइटोकॉन्ड्रिया तो हम लोग ड्रॉ भी करते हैं भाई। ठीक, क्लोरोप्लास्ट हमारा होता है लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और रिबन लाइक, बहुत सारी शेप्स में मिलता है, जैसे कि हमें क्लोरोफाइसी में भी देखने को मिला। सीलिया फ्लैजेला बिल्कुल हेयर लाइक आउटग्रोथ्स हैं जो कि अलग अलग काम करती हैं। फ्लैजेला बॉडी का मूवमेंट करवा रहा है, सीलिया सराउंडिंग का मूवमेंट करवा रहा है। न्यूक्लियोलस हमारा बिल्कुल स्फेरिकल होता है, बिल्कुल स्फेरिकल होता है, जबकि अगर हम हमारे क्रोमोसोम्स को देखें तो वहां पर हमें एनसीईआरटी ने काइनेटोकोर्स दिखाए हैं, वहां पर हमारी एनसीईआरटी ने हमें काइनेटोकोर्स दिखाए हैं जहां पर इस तरीके से डिस्क शेप का कुछ दिखाया है, एंड दीज डिस्क शेप इज ऑफ काइनेटोकोर्स, जहां से हमारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। ठीक,
चियाजमाटा एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है। राइजोबियम, राइजोबियम ये जो है ना बेटा, ये बिल्कुल रॉड शेप के बैक्टीरिया से, बिल्कुल रॉड शेप के। वहीं अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट की ग्रोथ की बात करें, तो एरिथमेटिक ग्रोथ होती है जो कि लीनियर कर्व आता है इसका, और ज्योमेट्रिक ग्रोथ में आता है सिग्मोइड कर्व। एरिथमेटिक में बिल्कुल लीनियर कर्व आता है, जबकि सिग्मोइड आता है हमारा ज्योमेट्रिक ग्रोथ में। इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाय बनते हैं, या फिर अगर हम बात करें जो भी विलाय बनते हैं, तो विलाय आर बेसिकली फिंगर लाइक फोल्डिंग्स, जो कि आपका सरफेस एरिया बढ़ा रही हैं, जिससे कि आप एब्जॉर्प्शन आसानी से कर पाए, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमाइज कर पाए। एल्वियोलाई जब हम लोग पढ़ते हैं तो इन्हें हम लोग वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि भाई है ही बिल्कुल बैग जैसी, और कई सारी इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। एंड लंग्स, लंग्स ऑब्वियसली वेस्कुलराइज्ड बैग है हमारे, जिनमें कई सारे एल्वियोलाई से मिलकर हमारे लंग्स बन जाते हैं। डायफ्राम डोम शेप का होता है जनरली, ठीक है। एट रेस्ट ये डोम शेप का होता है। जैसे ही फ्लैट हो जाता है, जैसे ही फ्लैट हो जाता है, हमारी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम अब बढ़ जाता है और हम ब्रीथ इन करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की, तो ये सिग्मोइड होता है, सिग्मोइड शिफ्ट होता है, सिग्मोइड होता है, राइट शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी है, एंड लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन बड़ी है। याद करने का तरीका बड़ी आसानी से कैसे, कि भाई अगर CO2 बढ़ेगा तो ये शिफ्ट कर जाएगा कहां पर, राइट में। क्यों? क्योंकि ये शिफ्ट होकर बिल्कुल सही कर रहा है, सही मतलब राइट, राइट मतलब राइट शिफ्ट। तो CO2 जैसे ही बढ़ा तो ये कहां शिफ्ट हुआ, राइट में, राइट बढ़कर बिल्कुल सही कर रहा है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं और आपको इसमें कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा। द नेक्स्ट इज नेफ्रीडिया, ट्यूबुलर टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं बेटा ये। किडनीज आपकी बीन शेप की हैं, बिल्कुल राजमा जैसी किडनी है, बिल्कुल राजमा जैसी किडनी है, बिल्कुल रेडिश ब्राउन कलर की और बीन शेप की। पेल्विस जो इसका बनता है ना किडनी का, ये बिल्कुल फनल शेप बनता है, आगे से ब्रॉड फिर नैरो, ठीक। बोमेन्स कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ऐसा कप जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक। वहीं अगर हम लूप ऑफ हेनले की बात करें, वहीं अगर हम इस लूप ऑफ हेनले की बात करें तो ये हेयर पिन जैसा नहीं लग रहा। अब मैं तो हेयर पिन लगाती नहीं तो आपको दिखा देती, बट ये बिल्कुल हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एनसीईआरटी ने लिखा है। वासा रेक्टा इसके पैरेलल में चलती है तो यू शेप स्ट्रक्चर बनती है, ठीक, ठीक है। एक्टिन एंड मायोसिन की बात करें तो ये इस तरीके से कुछ अरेंज होते हैं जिससे हमें लाइट एंड डार्क बैंड दिखाई देते हैं। ये कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं जिससे हमें लाइट एंड डार्क बैंड दिखाई देते हैं। तो जहां पर मायोसिन होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है, थिक फिलामेंट है, एंड एक्टिन में लाइट बैंड बनता है। तो बिल्कुल ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर में ये अरेंज्ड हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें हमारी हायोइड बोन की, हायोइड बोन की, तो बेटा एनसीईआरटी ने अब इसे हटा दिया है। बहुत ही रिसेंट अभी आपका अपडेट आया है जिसमें एनसीईआरटी ने क्या किया, हायोइड को पहले लिखते थे ना कि हायोइड बोन इज आल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल, अब इसको स्कल से हटा दिया है। तो हायोइड बोन, तो हायोइड बोन जो है बेटा आपकी, ये यू शेप की होती है, किसी और बोन से अटैच नहीं होती है। पटेला, नी का जो आपका पटेला है ये कप शेप होता है, ऐसे लगता है कि कप लगा दिया आपने अपने नीज पर। नेक्स्ट इज सिनेप्टिक नोब, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जहां पर आप देखो ना कि आपका नर्व फाइबर एंड होता है, वहां पर ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं सिनेप्टिक नोब्स, करेक्ट। नेक्स्ट थिंग इज कि जो आपकी कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है आपके मिड ब्रेन में, यहीं से ये राउंड शेप के होते हैं, 4 लोब्स होते हैं, बिल्कुल कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, और यहीं से आपकी सेरिब्रल एक्विडक्ट भी पास होती है। एंथर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है क्योंकि इसके पास पे 4 साइड्स है। पॉलन ग्रेन्स जो है जनरली स्फेरिकल होते हैं, और बेटा ये अदर शेप्स के भी हो सकते हैं। जनरली जहां एनसीईआरटी ने लिख दिया है ना, मतलब वो हमारे लिए अमृत है, और हो सकता है यहां से क्वेश्चन बने और बच्चे गलत कर जाएं, बट हम वो बच्चे नहीं है जो ये गलत करेंगे। तो हम इसे जनरली को बहुत अच्छे से लिख लेंगे कि जनरली स्फेरिकल है। क्यों? क्योंकि अदर शेप्स के भी हो सकते हैं जिनके एनसीईआरटी ने फोटोज आपको ऑलरेडी दिए हैं। द नेक्स्ट इज टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का जब आप टीएस देखते हो तो कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है, कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है। दैट इज नॉट सर्कुलर, इट इज नियरली सर्कुलर, ठीक है। तो एक ये पॉइंट, इन दोनों को बड़े ध्यान से लिख लेना। नेक्स्ट आता है जनरेटिव सेल ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन में 2 सेल बनाते हैं हम लोग, है ना। पॉलन ग्रेन में 2 सेल हमने बनाई थी, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। तो वेजिटेटिव सेल कुछ इस तरीके से बनाते हैं हम लोग, और जनरेटिव सेल
कुछ इस तरीके से। तो बेटा जो आपकी ये जनरेटिव सेल है जो कि आगे जाके जनरेट करेगी 2 मेल गैमेट्स को, इस तरीके की कुछ सेल बनती है एंड दिस इज स्पिंडल शेप। ठीक, पॉलन ग्रेन्स अलग अलग शेप के हो सकते हैं, लॉन्ग रिबन लाइक बनते हैं आपके ज़ोस्टेरा में यानी कि सी ग्रास में। अगर हम बात आ जाए ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर तो आपकी टेस्टिस है ओवल शेप की, जिसका डायग्राम कई सारे बच्चों ने कई बार बना के रिवाइज कर लिया और उसकी शेप में तो अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आ जाए आगे, इनफंडिबुलम बिल्कुल फनल शेप का रीजन है आपकी फैलोपियन ट्यूब्स का। ठीक, फिम्ब्री इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं बेटा, है ना, जो कि आपके रिलीज्ड ओवा को फिर कैप्चर भी करते हैं, है ना, फैलोपियन ट्यूब्स में यहाँ पर बिल्कुल लास्ट रीजन में प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके फिर ओवा को कैप्चर भी करते हैं। यूटेरस इन्वर्टेड पियर जैसा है, इन्वर्टेड पियर जैसा आपका स्ट्रक्चर है यूटेरस का। ठीक, उल्टा आपने नाशपाती रख दिया है ऐसा। क्लिटोरिस फिंगर लाइक, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, जो कि हम लोग एक्सटर्नल जेनेटिलिया का ही पार्ट मानते हैं एंड ये इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ होता है, जैसे कि पेनिस है ना मेल्स में से। एक्रोसोम कैप लाइक स्ट्रक्चर है, मेल के स्पर्म में आगे होता है, जिसके पास में हमारे कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कोरियोनिक विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं बेटा, जो कि आपका जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है तो एट द टाइम वहां पर कोरियोने विलाई का फॉर्मेशन होता है और यूटेराइन की वॉल से बिल्कुल टाइटली पैक या फिर बाउंड हो जाता है। फिर आता है आपका शेप ऑफ आरबीसी, सिकल आरबीसी इन सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जब होता है तब शेप क्या है, तो इलोंगेटेड सिकल लाइक हो जाती है। इन जनरल बाइकॉनकेव होती है, जबकि सिकल सेल एनीमिया में इलोंगेटेड सिकल लाइक हो जाती है। क्रोमैटिन आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक, आगे बढ़े, टीआरएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इन्वर्टेड एल लाइक है और सेकेंडरी बनता है तो ये क्लोवर लीफ लाइक बन जाता है। थाइमस आपका लोब्ड ऑर्गन है, ये एनसीईआरटी ने लिखा है, थाइमस आपका लोब्ड ऑर्गन है, ऐसे लोब बने हुए होते हैं। स्प्लीन इज लार्ज बीन शेप ऑर्गन है। ठीक, टीएमवी रॉड शेप का बनता है, इसका फोटो आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में ऊपर बना हुआ है, थोड़ा ग्रीन ग्रीन कलर से प्रिंट बना हुआ है, रॉड शेप के बैक्टीरिया का फोटो आपको बना हुआ है। ठीक है, प्लाज्मिड सर्कुलर है, प्लाज्मिड तो हम लोग बनाते ही है ना, ये पीबीआर 322 का डायग्राम बड़ा सर्कुलर सा सुंदर सा बनाते हैं। स्टर्ड टैंक ऑफ बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर का जब आप वो देखोगे पूरा डायग्राम फोटो बना हुआ है एनसीईआरटी में तो सिलेंड्रिकल बने हुए हैं। स्टेबल एज पिरामिड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन, स्टेबल एज पिरामिड अगर हमें बनाना हो तो भाई प्री रिप्रोडक्टिव हमें रिप्रोडक्टिव के बराबर करने पड़ेंगे, तो बेल शेप का ग्राफ बन जाता है आपका। ठीक है, बेल शेप का एज पिरामिड बन जाता है आपका। डिक्लाइनिंग अगर हमें बनाना हो तो हम क्या करें, प्री रिप्रोडक्टिव को कम कर दें, प्री रिप्रोडक्टिव कम हो गए, रिप्रोडक्टिव बढ़ गए, पोस्ट रिप्रोडक्टिव मान लीजिए कम है, दिस इज अर्न शेप, तो ये हमारा बन जाता है। एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब है बेटा कि रिसोर्सेस आपके पास में अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस आप कितनी ग्रोथ कर सकते हो, तो जे शेप ग्रोथ होती है। ठीक है, जे शेप कर्व आता है। वहीं अगर लॉजिकल की हम बात करें, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज लॉजिकल वन, आप इसे याद रख सकते हैं, तो ये सिग्मोइड कर्व बनता है भाई, एक टाइम तक बढ़ेगी फिर वापस से डिक्लाइन। ठीक, फिर आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट बनता है, अपराइट नहीं मैं कह सकती हूँ ऑलवेज अपराइट, क्योंकि हमेशा 10% फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, हमेशा 10% फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, तो एनर्जी हमेशा कम होती जाती है, सो ऑलवेज अपराइट। ठीक, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इन्वर्टेड बनता है। अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया, तो ये बनता है फॉर वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा, इसको यहां ले लीजिएगा। ठीक, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है आपका। अब देख लेते हैं बेटा कुछ साइजेस जो कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है कि भाई कोई इतना बड़ा है, कोई इतना छोटा है, किसका कितना माइक्रोमीटर का डायामीटर है, किसका कितना साइज है, वो सारी चीजें देख लेते हैं भाई। फटाफट से बिल्कुल पॉडकास्ट की तरह सुनते जाइएगा, सारी शेप सारे साइज आपके दिमाग में यूं बैठ जाएंगे, और जब आप एग्जाम दे रहे होंगे ना तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको कानों में आवाज पड़ेगी बार बार सुनने के बाद कि मैम ने इसका ये साइज बताया था, इसका मैम ने ये शेप बताया था। तो आ जाइए, द केल्प्स, केल्प्स देख लेते हैं सबसे पहले। केल्प्स का जो बेटा है ना ब्राउन एल्गी में होते हैं, इनकी जो हाइट है लगभग मतलब 100 मीटर तक भी ये पहुंच जाते हैं। इनका जो आपका देख लें फ्रंट वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा इलोंगेटेड हो जाता है। वॉल्फिया बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक प्लांट है बेटा, जबकि यूकेलिप्टस की 100 मीटर तक जा सकता है। स्मॉलेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो ये माइकोप्लाज्मा है, इसका साइज है 0.3 माइक्रोमीटर एंड ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। फिर आ जाते हैं लार्जेस्ट सेल की तरफ। सबको पता है भाई एग ऑफ ऑस्ट्रिच है,
आगे बढ़े तो डायमीटर ऑफ ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर की बनती है लगभग। और अगर हम एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल को देखें, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल को देखें तो ये हो जाती है 10 to 20 माइक्रोमीटर की। समझ रहे हैं, एक हमारी बॉडी की दूसरी सेल और हमारी बॉडी की आरबीसी में डिफरेंस बहुत है, आरबीसी बहुत छोटा बन जाता है। प्लांट में देखें तो भैया और बड़ी हो जाती है 50 माइक्रोमीटर की। बैक्टीरिया का साइज जो है बेटा आपका लगभग रेंज होती है 1 to 5 की, आपकी लगभग रेंज इसमें रहती है। आगे हम बढ़े तो वायरसेस का साइज भाई बैक्टीरिया से भी बहुत ज्यादा छोटा है, 0.02 से लेके 0.2 से आगे तो बड़े ही नहीं है ये माइक्रोमीटर में। और अगर हम राइबोसोम को देखें तो 15 से 20 नैनोमीटर है। बेटा यूनिट का बड़ा ध्यान रखना, जैसे फिजिक्स में देखते हो ना कि भाई मीटर में दिया या किलोमीटर में दिया है, फिजिक्स में देखते हो ना आप कि भाई मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो भाई यहां पर भी आपको सारी यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। नैनोमीटर दिया है कि माइक्रोमीटर दिया है, इसे बार बार देख लें, बार बार सुन लें, बार बार लिख लें, बिल्कुल इसे ये तो आपके टिप ऑफ द टंग पर होना चाहिए। एंड यही वो डेटा है जो एनसीईआरटी में हमें रटना पड़ता है बेसिकली, बाकी सारी चीजें तो कॉन्सेप्चुअल है। अगर हम लोग क्रिस्टी देखें गोल्जी अपैरेटस की तो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर की दी हुई है। ठीक, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के डायामीटर की बात करें तो 0.2 to 1 माइक्रोमीटर है। एवरेज देखें तो 0.5 का निकलता है। माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी लेंथ अगर मैं देखूं तो 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर की है और विड्थ हो गई 0.2 to 1। ठीक, तो एक ये चीज। अगर मैं क्लोरोप्लास्ट को देखूं तो इसका लेंथ है 5 से 10 मिलीमीटर का, 5 से 10 मिलीमीटर का, जबकि विड्थ है 2 to 4 मिलीलीटर की। ठीक है, तो मिलीमीटर, माइक्रोमीटर मेंशन कर लेना। ठीक, फिर आए पेरीन्यूक्लियर स्पेस है 10 to 50 नैनोमीटर का, जबकि अच्छा एक चीज ना यहां पर देख लीजिए बेटा, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, ऑलमोस्ट सारी चीजें हमें माइक्रोमीटर में देखने के लिए मिली हैं। सिर्फ और सिर्फ हमने राइबोसोम पढ़ा नैनोमीटर में, दूसरी चीज हमने नैनोमीटर में क्या पढ़ी, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, और मिलीमीटर में सिर्फ और सिर्फ हम क्लोरोप्लास्ट की लेंथ पढ़ रहे हैं, बाकी सब माइक्रोमीटर में है। तो अगर आपने इस तरीके से याद कर लिया तो भी आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, भूलोगे नहीं। लेंथ ऑफ किडनी की बात करें तो हमारी जो किडनी है ना बेटा, इसकी लेंथ है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की, विड्थ 5 से 7 सेंटीमीटर की, और थिकनेस होती है 2 से 3 सेंटीमीटर की। ठीक, डायामीटर ऑफ पॉलन ग्रेन का डायामीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर है। अगेन अगर हम बात करें एमोर्फोफेलस, जो कि टॉलेस्ट फ्लावर है हमारा, 6 फीट का, मतलब आपकी खुद की हाइट 6 फीट नहीं है, आपकी खुद की हाइट 6 फीट नहीं बन पा रही है, ये अकेला फ्लावर है, प्लांट नहीं है, ये फ्लावर है। टेस्टिस, जैसे हम लोग अपनी हमारी टेस्टिस देखें जो ड्रॉ करते हैं हम लोग भाई, ये टेस्टिस 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ में और 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ में होती हैं। वहीं अगर हम ओवरीज को देखें तो बहुत छोटी हैं, 2 से 4, लगभग इन दोनों के बीच का निकाल लें, 2 से 4 सेंटीमीटर की होती हैं, आमंड शेप स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब की लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। अगर हम लेंथ ऑफ बैक्टीरियोफेज 5174 को देखें तो इसका बेटा जो डीएनए है ना 5386 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। इसके डीएनए की लेंथ बनी हुई है 5386 न्यूक्लियोटाइड्स की, और इसको तो भाई आप ऐसे बिल्कुल अपने फेवरेट नंबर की तरह लिख कर रख लें क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। अगेन दीज आर द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अगर हम लैम्डा बैक्टीरियोफेज की बात कर लें तो इसके दिए हुए हमें 48502 बेस पेयर, इसके दिए हुए हैं बेस पेयर। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड गिवन है हमें लैम्डा 174 के लिए, 5174 के लिए, एंड जबकि लैम्डा के लिए हमें दिया हुआ है 48502। तो ये बहुत इंपॉर्टेंटली लिखकर रख लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा संभावनाएं हो जाती हैं। फिर आता है बेटा आपका लेंथ ऑफ डीएनए इन ई कोलाई। ई कोलाई में जो डीएनए की लेंथ है ये है 4.6 10 to the power 6, 4.6 10 to the power 6 बेस पेयर की। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही न्यूक्लियोटाइड दिया है, बाकी तो सब कुछ बेस पेयर में गिवन है आपको एनसीईआरटी में। ह्यूमन में जाए तो 3.3 into 10 to the power 9 है, 3.3 into 10 to the power
9 है। याद करने का तरीका कि भाई 3 पर पावर 3 करेंगे हम, 3.3 3 पर पावर 3 करके हम 10 टू द पावर 9 कर देंगे। इट इज अ मेथड कि भाई हमें पावर कैसे याद रहेगी। और अगर आप डिप्लॉयड की बात करेंगे तो इसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, डिप्लॉयड अगर पूछ लिया जाए तो। जो हमारा डीएनए डबल हेलिक्स है, इसकी पिच की लेंथ है 3.4 नैनोमीटर, और अगर दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस निकालूं तो 0.34 नैनोमीटर है। रीजन ये कि 10 बेस पेयर का हमारी पिच बनती है ना, तो 10 का डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन मैमेलियन सेल, तो इसका लगभग 2.2 मीटर का आपका डीएनए की लेंथ बनती है बेटा। अगर हम इकोलाई की देखें तो 1.36 मिलीमीटर की बनती है, मिलीमीटर, और हमारा मीटर है भाई 2.2 मीटर, मतलब कितना लंबा डीएनए आपकी एक सेल के एक छोटे से न्यूक्लियस में पैक है। ठीक है, और वहीं अगर हमारे इकोलाई की देख लें तो 1.36 मिलीमीटर है। ह्यूमन जीनोम का जो साइज है पूरा वो है हमारा 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस का हमारा ह्यूमन जीनोम बना हुआ है, जो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने डिस्कस भी किया। तो इसको भैया नोट कर लेना, ये तो आपको पता भी होना चाहिए कि भाई आपका जीनोम कितने कितने न्यूक्लियोटाइड बेसिस का बना हुआ है। डिस्ट्रोफिन जीन जो कि लार्जेस्ट जीन है, ये बना हुआ होता है 2.4 मिलियन बेसिस से बेटा। वीएनटीआर की अगर हम बात करें, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, तो इनका लगभग बना हुआ होता है 0.12 20 केबी का। लेंथ ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस इन हिंद 2 6 बेस पेयर की होती है, और क्या सीक्वेंस होती है मुझे कमेंट्स में इसका आंसर चाहिए आप सभी से। तो अब देख लेते हैं बेटा सारे प्राइजेस और अवार्ड्स जो कि आपकी एनसीईआरटी बायोलॉजी में मेंशन है। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे अर्नेस्ट मेयर। हमारी क्लास 11th की बायोलॉजी जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं तो सबसे पहले अर्नेस्ट मेयर के बारे में पढ़ते हैं। इन्हें हम लोग ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं भाई, इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी मिला हुआ है। 3 इन्हें प्राइजेस मिले हुए हैं। सबसे पहला द बाल्जन प्राइज इन 1983, फिर दूसरा मिला इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994, फिर इन्हें क्रैफूड प्राइज भी मिला 1999 में। कैथरीन इसाउ, इन्हें मिला नेशनल मेडल ऑफ साइंसेस, किससे? प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्ज बुश इन 1989 में। मेल्विन केल्विन की बात करें तो इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया 1961 में। क्यों? क्योंकि इन्होंने कार्बन का एसिमिलेशन बता दिया था फोटोसिंथेसिस में कैसे होता है, एंड ऑब्वियसली द केल्विन साइकिल। करेक्ट, आगे बढ़े। पंचनानन महेश्वरी, फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, फेलोशिप ऑफ इंडियन नेशनल साइंसेस अकेडमी। वाटसन एंड क्रिक को जॉन कॉलिंस वॉरेन प्राइज मिला, लास्कर अवार्ड मिला, रिसर्च कोऑपरेशन प्राइज मिला। वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस को नोबेल प्राइज दिया गया 1962 में। एमएस स्वामीनाथन को पद्म भूषण का प्राइज मिला। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे को नोबेल प्राइज मिला 1945 में, क्योंकि एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी की थी और फिर यूज भी किया था अमेरिकन सोल्जर्स पर। रामदेव मिश्रा को फेलोशिप ऑफ द इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, फेलोशिप ऑफ वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट, संजय गांधी अवार्ड इन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी मिला। So this was all about the prizes and awards mentioned in your NCERT, both class 11th and 12th. नेक्स्ट चीज आ जाती है बेटा, कई सारे ईयर्स एनसीईआरटी में मेंशन्ड है जिसमें हम लोग भूल जाते हैं। तो अगेन आपको बड़े शिद्दत के साथ में, बड़ी शांति के साथ में सारे ईयर सुनने हैं, और जो उनमें आप कंफ्यूज होते हैं तो उनको लिखते जाइएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीजे इवानेस्की की, जिन्होंने ये बताया कि टोबैको मोज़ैक डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था 1892 में। एमडब्ल्यू बिजनिक ने 1898 में बताया कि भाई एक इन्फेक्शियस फ्लूइड है, दैट इज कंटाजियम विवियम फ्लूडियम, दैट इज इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। एमडब्ल्यू स्टैनले ने 1935 में वायरसेस बताया कि वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज और क्रिस्टलाइज किया। ठीक, टीओ डाइनर ने 1971 में इन्होंने वायराइड की डिस्कवरी की, और विटेकर ने 1969 में हमें 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया बेटा। आगे हम बढ़े तो 1960 में एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स हमें बताया कैथरीन इसाउ ने, एंड रामाचंद्र ने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन पब्लिश किया 1954 में। वहीं 1838 में शील्डन ने एंड 1839 में श्वान ने मिलकर हमें सेल थ्योरी दी, और इसको और मॉडिफाई कर दिया 1855 में रोडोल्फ वर्चॉ ने।
अगर हम बात करें, और इन्होंने यही पॉइंट बताया ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है बेटा 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने हमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया, जबकि 1898 में कैमिलियो गोल्जी ने सबसे पहले बताया कि गोल्जी बॉडीज क्या है। इन्होंने ऑब्जर्व किया और बताया तो गोल्जी बॉडीज डिस्कवर हुए। फिर राइबोसोम डिस्कवर किए गए जॉर्ज पैलेडे के थ्रू 1953 में। वहीं 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। मेल्विन केल्विन का जो इन्होंने पूरा केल्विन साइकिल हमें बताया, और फाइनली इनको नोबेल प्राइज दिया गया 1961 में बेटा। आगे हम बढ़े तो जूलियस वॉन सैक्स 1816 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक। एंड अगर हम बात करें जोसेफ प्रिस्ले की, तो इन्होंने 1770 में अपनी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट बताया, जिन्होंने लास्टली उन्होंने बताया असेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। एंड इसी के जस्ट 4 साल बाद ये रुके नहीं, इन्होंने ऑक्सीजन भी डिस्कवर कर दिया। इसके बाद में 1905 में ब्लैकमैन ने ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बताया। एंड फैमिली प्लानिंग जो है बेटा, ये हमारी 1951 से स्टार्ट हो चुकी है। मतलब हमारी आज़ादी के थोड़े ही सालों के बाद में फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हो गई, और एमटीपी को लीगलाइज कर दिया गया 1971 में। मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे 7 इयर्स तक किए गए, जिसका स्टार्टिंग था 1856 से 1863 तक मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, और इसके 2 साल बाद ही मेंडल ने 65 में इनको पब्लिश भी कर दिया था बेटा। लेकिन कई टाइम तक ये अनरिकॉग्नाइज्ड रहे, जिसके कई सारे रीजन थे। फर्स्ट रीजन वॉज कि इन्होंने मैथमेटिक्स यूज किया था। जैसे कि आप लोग मैथमेटिक्स आता है तो फिर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है बायोलॉजी के लोगों को। तो 1900 तक कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, इवन इनकी डेथ भी हो गई बेटा। उसके बाद में आए 1900 में 3 साइंटिस्ट डी वेराइस, कॉरेंस एंड टेशमार्क ने इंडिपेंडेंटली इनके वर्क को फिर से रिपब्लिश किया। डाउन सिंड्रोम 1866 में हमें लैंडन डाउन ने बता दिया था। अगर हम बात करें वाल्टर सटन एंड बोवेरी की, तो इन्होंने 1902 में क्रोमोसोम मूवमेंट स्टडी किया, और हैंकिंग ने 1891 में एक्स क्रोमोसोम डिस्कवर किया। डीएनए एसिडिक सब्सटेंस है, यह हमें फ्रेडरिक ग्रिफिथ्स ने बताया 1869 में, ठीक। एंड 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ्स ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट की स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पर, एंड फाइनली ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हमें बताया। अनइक्विवोकल प्रूफ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज ने 1952 में हमें बता दिया। 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने मिलकर एक्सरे डिफ्रैक्शन किया और डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए हमें बताया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक। वहीं 1958 में मैथियस मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल ने ई कोलाई पर वर्क किया और सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए प्रूफ कर दिया। सेम ईयर 1958 में टेलर ने विसिया फाबा पर वर्क किया और यूकैरियोट्स के अंदर सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रूफ किया। एंड वहीं अगर हम बात करें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, तो 1990 में ये स्टार्ट हुआ। जावा में फॉसिल्स हमारे मिले, ये डिस्कवर किए गए 1891 में। एंड एसएल मिलर ने एक्सपेरिमेंट किए 1953 में, और हमें जो भी कंडीशंस है लेबोरेटरी में पूरी की और केमिकल इवोल्यूशन के बारे में समझाया। 1981 में, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है ये, रिसेंटली ही एड्स भी सबसे पहले रिपोर्ट किया गया है बेटा। आगे बढ़े तो फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरे को तीनों को कलेक्टिवली मिलाकर नोबेल प्राइज दिया गया फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स इन 1945, और ये ईयर बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनटीए का फेवरेट है, कई बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़े हम, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए किया इन 1972, जो कि बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। 1963 में 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज के लिए, ये आइसोलेट किया गया, ठीक है। एंड क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में दी गई थी सबसे पहले 4 साल की बच्ची में, जिसको कि एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी थी, ठीक है, इसमें की गई थी। 1983 में एली लिली, जो कि अमेरिका की कंपनी है, इसने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन
भी बनाकर हमें फाइनली दिया। आगे हम बढ़े तो 1997 में सबसे पहले हमारी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ यानी कि रोजी बनी, जिसका की जो प्रोटीन है वो काफी इसका जो मिल्क है वो काफी प्रोटीन एनरिच्ड है, 2.4 ग्राम्स पर लीटर, ठीक है, लगभग इतना है। और अगर हम बात करें 1970 की तो इसमें अमेरिकन कंपनी को बासमती राइस का पेटेंट मिल गया था। सो दिस इज ऑल अबाउट द ईयर्स मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी। और नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं बेटा। तो अब हम लोग देख लेते हैं भाई दूसरी चीज जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है, मेंडल मॉडल। हाँ, अब हम देख लेते हैं कि दूसरी चीज हमारी एनसीईआरटी में क्या मेंशन है बेटा, मॉडल एंड एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में कई सारे यूज हैं भाई, इसने ये ऑर्गेनिज्म को यूज किया, इस साइंटिस्ट ने वो ऑर्गेनिज्म यूज किया, याद नहीं रहते हैं, एक साथ आइए देख लेते हैं। एंजलमैन ने क्या किया, क्लैडोफोरा को यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स में और फोटोसिंथेसिस के कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। प्रिस्ले ने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया मिंट प्लांट को यूज करके, जो कि एक बेल शेप के जार में मिंट प्लांट को और कैंडल को यूज किया था, माइस को यूज किया था। वैन नेल ने पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को यूज किया एंड अगेन बताया कि जो वाटर यूज करके ऑक्सीजन रिलीज होती है हमारे फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीजन आता है वाटर से ना कि CO2 से। कैसे, H2S यूज करते थे हमारे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, जिससे हमें पता चला ये सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। मेल्विन केल्विन ने वर्क किया एल्गल फोटोसिंथेसिस पर और इसी से ही इन्होंने केल्विन साइकिल का कॉन्सेप्ट बताया, कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन का कॉन्सेप्ट बताया और इन्हें अल्टीमेटली नोबेल प्राइज भी मिला। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने कैनेडी ग्रास पर वर्क किया, जबकि FW वेंट ने ओट्स पर इन्होंने वर्क किया। अवीना सटिवा एक्सपेरिमेंट्स, इन्होंने ई कुरोसावा ने एक्सपेरिमेंट किया गिबरेला फ्यूजिकोराई यानी कि जो कि एक फंगस थी, और इससे पता चला कि भाई ये जो गिबरलिन इनकी हमें डिस्कवरी पता चल गई। इन्होंने देखा कि जो सीडलिंग थे इनकी हाइट बढ़ती जाती थी क्योंकि इसके पास में फंगस लगा हुआ था एंड अल्टीमेटली गिबरलिन्स की डिस्कवरी कर दी। स्कूग ने अपने एक्सपेरिमेंट किए टोबैको प्लांट पर और फिर उन्होंने में काइनेटिन भी डिस्कवर करके दिया। कजिन्स ने क्या किया, ऑरेंजेस एंड बनानास को यूज किया। इन्होंने ये देखा कि इनसे कुछ ना कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस निकलता है जिससे कि बाकी के फल पक जाते हैं एंड दैट वाज इथाइलिन। आगे देखें, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए पाइसम सेटिवम यानी कि गार्डन पी पर बेटा। अगेन आई एम सेइंग गार्डन पी, इसको कोई भी स्वीट पी नहीं करेगा, इट वाज अ गार्डन पी। ठीक, आगे बढ़े। द नेक्स्ट इज मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर को अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया। ग्रिफिथ्स ने अपने एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पर किए। हार्शी एंड चेज ने बैक्टीरियोफेज और इकोलाई को यूज किया साथ में। मेसल्सन और स्टाल ने इकोलाई बैक्टीरिया को यूज किया, जबकि टेलर ने विसिया फाबा पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और जैकब मोनॉड ने अपने इकोलाई को यूज किया लैक ओपेरॉन के कॉन्सेप्ट को बताने के लिए। ह्यूगो डी वेराइस ने इवनिंग प्रिमरोज को यूज किया था म्यूटेशन की थ्योरी बताने के लिए। ठीक, हर्बर्ट कोहेन एंड बोयर ने साल्मोनेला टाइफियूरियम एंड इकोलाई को यूज किया और बना दिया आरडीएनए, जबकि एली लिली जो कि एक अमेरिका की कंपनी है, इसने इंसुलिन बनाया इकोलाई को यूज करके। कॉर्नेल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए बार्नेकल्स, बैलेनस और कैथेमेलस पर, और ये एक्सपेरिमेंट क्या थे कि भाई बैलेनस बड़ा वाला था, कैथेमेलस छोटा वाला था। CH स्टैंड फॉर छोटा, B स्टैंड्स फॉर बड़ा। जैसे ही बैलेनस हम रिमूव करते थे कैथेमेलस की ग्रोथ हो जाती थी। कंपटीशन का कॉन्सेप्ट इसने हमें बताया, एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। मैक ऑर्थर ने वर्बलर्स बीज को ऑब्जर्व किया और बताया कि ये अपना फोरेजिंग पैटर्न भी चेंज कर लेते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमें स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट्स करके द नेक्स्ट इज नेम ऑफ प्लेसेस मेंशन इन एनसीईआरटी बायोलॉजी। कई सारे प्लेसेस के नेम हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि मैम कौन सी चीज किस देश की है। तो चलिए फटाफट से एक बार रिकैप ले लेते हैं हमारे एग्जाम से पहले। तो सबसे पहला है ओबेरन, बेटा रशिया के थे ये। हेल्डेन इंग्लैंड के थे और इन्होंने ओपेरन एंड हाल्डेन हम लोग हाइपोथेसिस पढ़ते हैं और पूरा ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हम लोग ने देखा। फिर आता है एसएल मिलर, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। फिर एल्फ्रेड वैलेस, इन्होंने मेले आर्चिपेलागो पर वर्क किया था बेटा, जबकि ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन ये हमें मिली इंग्लैंड से। ठीक, डार्विन ने वर्क किया
गैलापागोस आइलैंड पर, जबकि सिलियंथ फिश जो है आपको ये साउथ अफ्रीका 1938 में मिली। कुछ फॉसिल जो कि हमारे मैन लाइक बोन्स के हैं, ये हमें इथियोपिया एंड तंजानिया में मिले। इथियोपिया एंड तंजानिया में ये हमें मिले। अगर हम मैन लाइक प्राइमेट की बात करें, तो ये ईस्टर्न अफ्रीका में हमें देखने के लिए मिले। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में रहता था, जबकि होमो इरेक्टस के जितने भी हमारे फॉसिल हैं ये हमें जावा में मिले हैं। निएंडरथल मैन नियर ईस्ट या सेंट्रल एशिया में रहता था। अगर हम होमो सेपियंस की बात करें कहां से अराइज हुए हैं, तो ये अफ्रीका से अराइज हुए बेटा। फिर आ जाता है हमारा एरिथ्रोजाइलम कोका, जिससे हमें कोकेन मिलती है। ये नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका है और एनसीईआरटी में बिल्कुल डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी से। नेक्स्ट इज टॉडी इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया में। पाम ट्री के सैप को फर्मेंट करके एक ड्रिंक बनाई जाती है, दैट इज टॉडी, एंड इट इज अ ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया। पेनिसिलिन को हम लोग यूज किया हमने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने में, और इसके बाद में फिर साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी दिया गया। एली लिली हमारी अमेरिका की कंपनी है जिसने इंसुलिन बनाया। कंपनी विच गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस, ये अमेरिकन कंपनी है। मैंगो ट्री डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन कनाडा एंड जर्मनी में ये ग्रो नहीं होते हैं। स्नो लेपर्ड हमें मिलते हैं केरला के फॉरेस्ट में, जबकि हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस जो हैं ये रोहतांग पास नियर मनाली मानसरोवर हमें मिलता है। कैलेडियो नेशनल पार्क भरतपुर में लोकेटेड है, जहां पर सर्दियों के टाइम में साइबेरियन क्रेन्स उड़ उड़कर आती हैं, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो आती हैं हमारे राजस्थान में, भरतपुर में आती हैं बेसिकली कैलेडियो नेशनल पार्क में बेटा। और इसके अलावा राजस्थान की अदर लेक्स, जैसे कि हम लोग यहाँ अजमेर से आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो अजमेर की भी आना सागर में कई सारी बर्ड्स जो है हमें सर्दियों में क्रेन, साइबेरियन क्रेन्स देखने के लिए मिलती हैं। द नेक्स्ट इज 1920s प्रिकली पियर कैक्टस हमने इंट्रोड्यूस किया था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है विजिटिंग फ्लेमिंगोस एंड रेजिडेंट फिश कहां पर कंपीट करती थी। साउथ अमेरिकन लेक्स में होता क्या है कि जो वहां पर फ्लेमिंगोस उड़ रही हैं या फिर वहां की जो रेजिडेंट फिशेस हैं, ये सेम रिसोर्सेज अपने फूड के लिए कंपीट करती हैं। तो हम लोग ये मानते हैं कि भाई आपस की ही स्पीशीज में जो है कंपटीशन नहीं होता, काफी दूर रहने वाली स्पीशीज में भी कंपटीशन हो सकता है। एबिंगडन टॉर्टोइज वर फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड में आपको ये मिले। एंड बार्नेकल, बैलेनस एंड कैथेमेलस ये आपको रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में मिले। वहीं पर हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि भाई बैलेनस हमारा बड़ा वाला, कैथेमेलस हमारा छोटा वाला। बैलेनस जब तक है तब तक कैथेमेलस लिमिटिंग रीजन पर ही रहेगा, जैसे ही बैलेनस को आप रिमूव करोगे कैथेमेलस पूरा ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपको रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में देखने के लिए मिला। कैंगरू रैट हमें मिले नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में। रिवॉल्फिया वोमिनेटोरिया हिमालयाज में ग्रोथ की जाती है, जिससे हमें रेजर पीन भी मिलता है। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट मिलेंगे आपको साउथ अमेरिका में। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एक्सप्लोरेट इन, ये साउथ अमेरिका जंगल्स में हुआ था, इन्होंने यहाँ पर इनको एक्सप्लोर किया। डोडो का एक्सटेंशन हुआ मेरिटस से, क्वागा का एक्सटेंशन हुआ अफ्रीका से। थैलेसीन का एक्सटेंशन हुआ ऑस्ट्रेलिया से। स्टेलर सी काउ रशिया से एक्सटिंक्ट हो गई। लेक विक्टोरिया आपको ईस्ट अफ्रीका में देखने के लिए मिलती है। क्लेरियस गेरीपाइनस ये आपको मिलती है अफ्रीका में, अफ्रीकन ये कटल फिश है। द नेक्स्ट इज खासी एंड जनिता हिल्स, ये आपके मेघालय में है। अरावली हिल्स राजस्थान में है। वेस्टर्न घाट रीजन्स आपको मिलेंगे कर्नाटका और महाराष्ट्र में। सरगुजा, चंद्रा एंड बस्त्रा रीजन आपके मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश में। तो भाई कुछ रीजन्स, कुछ कंट्रीज के नेम्स आपकी एनसीईआरटी में इस तरीके से मेंशन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट थिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट थिंग आ जाती है बेटा ऑल अबाउट साइंटिस्ट इन एनसीईआरटी बायोलॉजी। कई सारे साइंटिस्ट और उनके फंक्शंस एनसीईआरटी में इस तरीके से मेंशन है कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है और गलतियां हो जाती हैं। तो आप सभी के लिए यहाँ पर मेंशन है, भाई एक बार फटाफट से रिवाइज करना, जिससे कि गलतियां होने के चांसेस बिल्कुल जीरो तक हम लोग पहुंचा पाए। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे एरिस्टोटल, इन्होंने सबसे पहले मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताया। दूसरे आ जाते हैं हमारे कैरलस लिनियस, इन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया। इन्होंने ही बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर बताया, इन्होंने ही सिस्टेमा नेचुरी भी दी, और इन्होंने ही आगे हमें आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बताया है। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया, बीच के बचे हुए 3 और 4 आपको नहीं करने हैं। द नेम वायरस हमें बीजरनिक ने बताया, जबकि डीजे इवानस्की ने
मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको बताया। ठीक, इन्होंने बताया कि कुछ माइक्रोब्स हैं जो कि मोज़ैक डिजीज करते हैं। बीजरनिक ने क्या किया, इन्फेक्शियस फ्लूइड को सेपरेट किया, जिन्हें इन्होंने कंटाजियम वीवियम फ्लूइडियम किया कहा, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। और जैसे ही इन्होंने ये बताया, इसके बाद में स्टेनले ने इनको क्रिस्टलाइज किया, यानी कि इन्होंने बताया कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। ठीक है, तो तीनों पॉइंट आपके क्या, सबसे पहला आपके बीजरनिक ने कंटाजियम वीवियम फ्लूइडियम दिया है, बीजरनिक ने ही टर्म दिया है वायरस, और स्टेनले ने इसको क्रिस्टलाइज किया है। वायराइड टियोडाइनर ने डिस्कवर किए इन ईयर 1971, एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1971 में हमारे एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12th के 3rd चैप्टर में भी कुछ हुआ है, तो वो मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे कि वहां पर क्या मेंशन है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज आल्सो गिवन बाय कैरलस लीनियस, जो कि हमने आगे भी देख लिया। नेचुरल सिस्टम की अगर हम बात करें ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फिर ये बेटा बेंथम एंड हुकर ने आपको दिया, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने। ये आपके प्लांट किंगडम के इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में मेंशन है। एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स की अगर हम बात करें, तो ये आपको कैथेराइन इसाऊ ने बताया, और इन्होंने ही ये बताया कि अगर कोई वायरस है तो वो प्लांट में फ्लोएम टिश्यू के थ्रू ही जाता है। ठीक, आगे बढ़े तो जीएन रामाचंद्र, इन्होंने क्या किया, पहले तो इन्होंने कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स बताया, इन्होंने ही हमें ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन बताया, इन्होंने ही हमें रामाचंद्र पिलॉट भी दिया। एंटन वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले एक सेल को देखा और डिस्क्राइब किया, और सेल थ्योरी दे दी हमें शील्डन एंड श्वान ने। रुडोल्फ वर्चा ने थोड़ा सा इसे मॉडिफाई किया और ये कहा ऑमनिसेलुला ई सेलुला, मतलब सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये हमें दिया सिंगर एंड निकोलसन ने इन द ईयर 1972। ठीक, यानी कि बहुत ज्यादा पुराना नहीं है ये डिस्कवरी। फिर आ जाता है गोल्जी बॉडीज, ये हमें कैमेलियो गोल्जी ने दिया, तभी तो इन्हें हम लोग गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं, इन द ईयर 1898। फिर आ जाता है राइबोसोम, ये जॉर्ज पैलेडे ने दिया 1953 में, इसीलिए राइबोसोम्स को हम लोग पैलेडेस पार्टिकल्स भी कहते हैं बेटा। आगे बढ़े तो न्यूक्लियस डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने, और याद नहीं होता है, वैसे तो ये आपके छोटी क्लासेस से ही स्टार्ट हो जाता है, बट याद नहीं होता तो भाई सेल में कुछ ब्राउन कलर का है, दैट इज डिस्कवर बाय रॉबर्ट ब्राउन विच इज न्यूक्लियस इन 1831। मेल्विन केल्विन और G.A. बासाम ने स्टडी किया कि ग्रीन प्लांट्स को लेबल किया इन्होंने कार्बन 14 से, कार्बन डाइऑक्साइड से, और फिर इन्होंने ओवरऑल हमारी केल्विन साइकिल भी दी। हाइड्रोपोनिक्स की जो टेक्निक है ये जूलियन वॉन सैक्स ने 1860 में बताई थी बेटा, जबकि जोसेफ प्रिस्टले ने 1770 में असेंशियल रोल ऑफ एयर बता दिया इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स, और इन्होंने ही 1774 यानी कि जस्ट 4 साल बाद ही आपकी ऑक्सीजन भी डिस्कवर कर दी। यानी कि भाई एक डिस्कवरी के बाद ये रुके नहीं थे, तो एक टॉपिक के बाद में आपको भी नहीं रुकना है, आगे बढ़ते रहें। जैन इंजन हाउस ने आपको बताया असेंशियल रोल ऑफ सनलाइट इन द शोज दैट द सनलाइट इज असेंशियल फॉर प्लांट प्रोसेसेस। इंजन हाउस ने यह भी बताया कि ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसका मतलब जिनके पास में ग्रीन पार्ट यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वही ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जूलियस वॉन सैक्स ने क्या किया, इन्होंने ये बताया था बेटा कि जब प्लांट की ग्रोथ होती है तो फूड प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड वही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। याद रखने की तरीका सैक्स स्टैंड्स फॉर, ऐसे याद रख लो, सैकेराइड, एंड सैकेराइड इज ग्लूकोज से फिर आपका सुक्रोज क्या कहते हैं, ग्लूकोज में बना है और स्टार्च में स्टोर हो गया है। सैक्स ने ये भी बताया कि ये जो चीजें हैं ये होती है ग्रीन सब्सटेंस, ऐसा कुछ ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट है प्लांट में एक स्पेशल बॉडीज में, और यहाँ पर ये चीजें होती है जो कि बाद में हमें पता चला कि ग्रीन सब्सटेंस इज क्लोरोफिल एंड दीज बॉडीज आर क्लोरोप्लास्ट, बट उन्होंने पहले बॉडीज करके बताया था। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस हमें TW एंजलमैन ने बताया, इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम बताया जो हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, तो बेसिकली इन्होंने फर्स्ट वाला बताया हमें। फिर कॉर्नेलियस वॉन नील ने आपको ये बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है असेंशियली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जिसमें से कि हाइड्रोजन आता है एक सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से और कार्बन को रिड्यूस कर देता है इनटू कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बन आपका रिड्यूस होता है बेटा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने ही ये बताया कि जो ऑक्सीजन
जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो आती है वाटर से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से, जिसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पर, क्योंकि वो H2S यूज करते थे, H2S वो लोग यूज करते थे, तो वहां पर सल्फर रिलीज होता था। इसका मतलब कि जब हम H2O यूज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मेल्विन केल्विन। इन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन 14 को यूज किया और हमारी ओवरऑल हमें केल्विन साइकिल बताई, और ये बताया कि 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड बनता है। C4 पाथवे हैच एंड स्लैक ने दिया, इसीलिए इन्हें हम लोग हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहते हैं। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हमें दिया ब्लैकमैन ने, और इन्होंने बताया कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लिमिटिंग हो सकते हैं। स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस हमें दिया एम्डन, मेयरहॉफ एंड पार्नस ने, इसीलिए इसे हम लोग EMP पाथवे भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका चार्ल्स डार्विन और उनके सन। इन्होंने कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रासेस को ऑब्जर्व किया कि जहां पर लाइट होती है वहीं पर इनकी ग्रोथ होती रहती है। इन्होंने ही कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोट्रोपिज्म देखा। ठीक है, ऑक्सिन इन्होंने टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल से ऑब्जर्व किए। किसने? FW वेंट ने ऑक्सिन को ऑब्जर्व किया फ्रॉम द टिप ऑफ ओट सीडलिंग, कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। ठीक, ई कुरोसावा ने क्या किया? इन्होंने बकाने या फिर फूलिश सीडलिंग डिजीज ऑब्जर्व की। राइस के सीडलिंग थे, छोटे छोटे से राइस के प्लांट्स, इन्होंने इनमें ये डिजीज होती देखी कि इनकी हाइट तो बढ़ती ही रहती थी। फिर इनको बाद में पता चला कि एक फंजाई है गिबरेला फ्यूजी कोराई, इसकी वजह से ये होता है। फिर फाइनली इन्होंने गिबरलिन्स की भी डिस्कवरी की। एफ स्कूक और उनके कोवर्कर्स, इन्होंने क्या किया? ये देखा कि जो इंटरनोडल सेगमेंट्स हैं उनमें कैलस तभी प्रोलिफरेट होता है जब हम इनमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट मीडियम देते हैं, जैसे कि एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज, ईस्ट का एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क या फिर DNA। और इन्होंने ही बाद में साइटोकाइनेंस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस यानी कि काइनेटिन को क्रिस्टलाइज किया। कजिन्स ने क्या किया? इन्होंने ये बताया कि राइपेंड ऑरिजिन्स में कुछ तो ऐसा वोलेटाइल सब्सटेंस है जो कि सबको पका देता है, तो फिर बाद में इसकी डिस्कवरी हुई, इट इज इथाइलिन। पंचनानन महेश्वरी ने एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर टेक्सोनॉमी में यूज किए। पंचनानन महेश्वरी ने ही टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन भी किया बेटा। अगर हम बात करें जॉर्ज मेंडल की, तो इन्होंने इनके बारे में तो बताना ही आपको पहले ही पता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें बताए। तो आगे बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट इज अगर हम बात कर जाएं पुनेट स्क्वायर की, तो ये हमें दिया था एक बेटा ब्रिटिश जेनेसिस्ट रेजिनाल्ड सी पुन्नेट ने, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें मेंडल के वर्क की, तो मेंडल का वर्क रीडिस्कवर हुआ था, 3 साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया था। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। डी वेरीज, कॉरेंस एंड वॉन टेशमार्क ने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया मेंडल के रिजल्ट को और फिर पब्लिश किया 1900 में। ठीक, अगर हम बात करें सटन एंड बोवेरी की, तो इन्होंने बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, बिहेवियर ऑफ जीन्स के पैरेलल होता है, हमें यह कॉन्सेप्ट बताया। एंड सटन ने क्या किया? क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को मेंडल के प्रिंसिपल से यूनाइट किया एंड ओवरऑल हमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दे दिया। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि सटन ने क्या दिया? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, फिर आता है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये हमें दिया थॉमस हंट मॉर्गन एंड उनके कलीग्स ने मिलकर। तो दोनों चीजें डिफरेंट है। द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय सटन एंड अगर हम बात पूछें कि इनका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया, तो दैट इज गिवन बाय थॉमस हंट मॉर्गन। जेनेटिक मैपिंग एल्फ्रेड स्टुअर्टी वेंट ने हमें बताया बेटा, और इसके बाद में हैंकिंग ने हमें बताया कि एक टाइप के क्रोमोसोम्स हैं जिनका नाम है एक्स क्रोमोसोम, जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एट द टाइम उन्होंने स्ट्रक्चर देखा कि न्यूक्लियस में कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, उन्होंने नाम दे दिया एक्स बॉडी, जिसको अब हम लोग एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया बाय लैंडन डाउन इन 1866, इसीलिए इसे हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं, जबकि इसमें होती तो ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम है। डीएनए एसिडिक सब्सटेंस है और न्यूक्लियस में मिलता है, ये सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने बेटा बताया और इन्होंने इसका नाम रख दिया न्यूक्लिन। सो इट इज
ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर हम बात करने चले जाएं वाटसन एंड क्रिक की, तो इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए का स्ट्रक्चर हमें बताया, ठीक। और अगर हम बात करें कि एक्सरे डिफ्रैक्शन की, तो विलिकिंस एंड फ्रैंकलिन का डेटा था जो एक्सरे डिफ्रैक्शन का, उसी से हमें ये डबल हेलिकल मॉडल बना पाए। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हमें दिया फ्रेडरिक ग्रिफिथ्स ने, एंड बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने बताया। अनइक्विवोकल प्रूफ कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। भाई कितने सारे तो एक्सपेरिमेंट करते हुए आ गए हम, बट फाइनली दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये हमें बताया एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस इन 1952। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। एंड याद करने का तरीका, भाई मार्था वॉज विमेन, तो भाई जहां पर आ गई मैडम, उसके बाद से ये अनइक्वल प्रूफ आपको मिल गया। इससे पहले तो सभी जो थे साइंटिस्ट मेन थे। फिर आ जाता है फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने आपको बताया सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा बेसिकली होता क्या है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन, इट इज सेंट्रल डोग्मा, और ये बताया हमें फ्रांसिस क्रिक ने, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन की स्कीम हमें वाटसन एंड क्रिक ने बताई, जबकि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट होता है इन प्रोकैरियोट, ये हमें बताया मेसलसन एंड स्टाल ने इन द ईयर 1958। और सेम ईयर 1958 में यूकैरियोट्स में क्या होता है ये हमें बताया टेलर और उनके कलीग्स ने, और ये एक्सपेरिमेंट हुआ था विसिया फाबा यानी कि फाबा बीन्स पर, ठीक है। जॉर्ज गैमो जो कि एक फिजिसिस्ट थे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि एक फिजिसिस्ट थे, इन्होंने हमें यह बताया कि कोडॉन हमेशा ट्रिपलेट होता है, ठीक। अगर हम आगे बढ़े तो हरगोविंद खुराना ने आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया और इन्होंने कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस हमें बताया, ठीक। मार्शल नियनबर्ग ने हमें बताया सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक। एंड लैकोपेरन हमें दिया गया जैकब एंड मोनोड ने, ठीक। डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम लोग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस टैग की तरह यूज किया फ्रेडरिक सैंगर ने, एंड फ्रेडरिक सैंगर ने ही अमीनो एसिड सीक्वेंस का जो प्रोटीन में जो सीक्वेंस है वो इन्होंने हमें फाइनली बता दिया। आगे अगर हम बढ़े तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक हमें एलेक जेफरेज ने बताई बेटा, और लुइस पास्चर ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि लाइफ आती है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। एंड फाइनली स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी हमें दे दी लुइस पास्चर ने। ओपेरन एंड हाल्डेन आए और इन्होंने ये कहा कि लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आती है, जो कि फाइनली कंक्लूजन भी है। एंड एसएल मिलर ने इसके एक्सपेरिमेंट्स भी कर दिए। चार्ल्स डार्विन ने अपने HMS बीगल नाम की शिप में चीजें ऑब्जर्व की और फिर ये बताया कि जितने भी एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स हैं ये सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं जो कि मिलियन ऑफ ईयर्स पहले रहा करते थे। मतलब हम लोग हमेशा सिमिलैरिटीज शेयर करते हुए आगे इवॉल्व होते जा रहे हैं। एल्फ्रेड वैलेस ने मैले आर्चिपेलागो पर वर्क किया और उन्होंने डार्विन जैसे सेम कंक्लूजन्स निकाले कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन वाले। लेमार्क ने यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स बेटा बताया था, जबकि थॉमस माल्थस ने पॉपुलेशंस पर वर्क किया। ह्यूगो डी वेराइस ने आपके इवनिंग प्रिमरोज पर वर्क किया और इन्होंने आइडिया ऑफ म्यूटेशन बताया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर ले। ह्यूगो डी वेराइस ने साल्टेशन टर्म भी यूज किया है, ठीक है, यानी कि सिंगल स्टेप म्यूटेशंस। ठीक, अगर हम बात करें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को डिस्कवर किया और अर्नेस्ट चेयन एंड हॉवर्ड फ्लोरे ने इसका फुल पोटेंशियल बताया। कब किया? इन्होंने जो अमेरिकन सोल्जर्स थे उनके ऊपर इसको यूज किया था और फिर फाइनली तीनों को मिलकर नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक, हर्बर्ट बोयर ने क्या किया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखे जो कि डीएनए को एक पर्टिकुलर फैशन में कट करते हैं। स्टैनले कोहेन ने मेथड बताए कि हम लोग प्लाज्मिड को कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक,
फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया कोहेन एंड बॉयर ने इन द ईयर 1972 एंड रामदेव मिश्रा जो है हमारे ये हमारे फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया है, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया है। और कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, तो इज रामदेव मिश्रा। कंपिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने गॉस ने बताया बेटा। आगे हम बढ़े तो रिसोर्स पार्टीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मैकार्थर ने बताया कि भाई एक सेम ट्री पर अगर कोई रह रहा है तो उन्होंने रिसोर्सेस पार्टीशनिंग कर लेते हैं, साथ साथ रहते हुए कंपटीशन नहीं करते हैं, वो चीज बताई। कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने बताया कि भाई इस चीज का इतना कॉस्ट होना चाहिए, इस चीज का इतना कॉस्ट होना चाहिए जो कि आपको फ्री में मिल रही है। टर्म बायोडाइवर्सिटी हमें एडवर्ड विल्सन ने आगे जो है पॉपुलराइज किया था और ये एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन्होंने पॉपुलराइज किया पूरे एनवायरनमेंट में, अपने सभी पॉपुलेशन में। ठीक है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दी, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन किया हमारे डेविड टिलमैन ने। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस की बात करें तो पॉल एहरलिक ने बताया, जो कि एक स्टैनफोर्ड से बिलोंग करते थे और इकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, आगे हम बढ़े तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा, तो नेक्स्ट है बेटा कुछ एब्रीविएशंस और शॉर्ट फॉर्म्स जो कि आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। कई सारी इसमें से आपको आती हैं और कुछ आप कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि क्वेश्चन में डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म दे दी और पूछ लिया गया, अब शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म याद नहीं आ रही है, तो भाई लास्ट टाइम में एक बार से फटाफट रिवाइज कर लो जिससे कि आपके ब्रेन में वो उस टाइम पर रहे। सबसे पहला है आईसीबीएन। आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। सबसे पहली बात कि इंटरनेशनल लिखा हुआ है बेटा, इसे ध्यान से रखिएगा, कई बार इंडियन करके क्वेश्चन आ जाता है तो वहां गलती नहीं करनी है। द नेक्स्ट इज ICZN, इट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। एक बार क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया कि ये फॉर है ये ऑफ है, इसको इंटरचेंज करके क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अब बच्चे की मैम इसमें तो चेंज नहीं है, बट हमारी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है तो हमें फॉलो करना है। फॉर आता है प्लांट्स वाले में, बोटैनिकल में, और ऑफ आता है जूलॉजिकल में यानी कि एनिमल्स में। तो हम लोग इसे याद रख सकते हैं कि भाई वी आर इन द एनिमल किंगडम, हम एनिमल्स के करीब हैं तो 2 लेटर वाली स्पेलिंग आएगी, और प्लांट से हम दूर हैं तो 3 लेटर वाली स्पेलिंग आएगी। इस तरीके से याद रख सकते हैं ताकि एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप ना भूलें। ठीक है बच्चा लोग, आप ये एट द टाइम ऑफ एग्जाम इसे नहीं भूलेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज BSE। BSE स्टैंड्स फॉर बोमाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जबकि इसी का दूसरा अल्टरनेटिव जो कि ह्यूमंस में होती है इट इज CJD, दैट इज क्राइजेकॉफ डिजीज। नेक्स्ट इज PPLO। PPLO स्टैंड्स फॉर प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स एंड ER स्टैंड्स फॉर ऑब्वियसली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर हम RER कहें, राइबोसोम चिपक जाए, तो ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ हो यानी कि SER हो तो इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम S की बात करें, जब हम राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहां हम कहते हैं कि 70S टाइप के राइबोसोम है, 80S टाइप के राइबोसोम है। ये जो S है ना, इसका मतलब है स्वेटबर्ग यूनिट। ठीक। द नेक्स्ट इज DA। DA स्टैंड्स फॉर डाल्टन। डाल्टन के लिए DA टर्म यूज किया जाता है बेटा। DNA इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जबकि RNA हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड में से एक और ऑक्सीजन हमने निकाल दिया है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बन जाता है, जो कि ज्यादा स्टेबल है, लेस रिएक्टिव। SER in biomolecules stands for serine, CYS stands for cysteine, TYR stands for tyrosine, GLU stands for glutamic acid, HB stands for hemoglobin। हीमोग्लोबिन से जब हम लोग ऑक्सीजन बाइंड करते थे तो ये भी तो स्ट्रक्चर बनाते थे कि भाई हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को पकड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रखा है, तो हीमोग्लोबिन स्टैंड्स फॉर HB या फिर HB स्टैंड्स फॉर हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट इज ATP। ATP का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ES की बात करें तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है बेटा, कई बार क्वेश्चन में ES ही लिखा हुआ आ जाता है एट द प्लेस ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस में डायरेक्टली आ जाता है। एंड वही EP बनता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। करेक्ट। द नेक्स्ट इज S को हम लोग इस तरीके से अगर ब्रैकेट में क्लोज कर दे तो इट स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, जो कि हम लोग केमिस्ट्री में भी करते हैं ब्रैकेट में क्लोज करके। Vmax स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड Km स्टैंड्स फॉर मिशेलियस कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, कई सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसे जरूर से जरूर लिख लेना बेटा। नेक्स्ट वन इज G1 फेज। G1 यानी कि आपकी गैप 1 फेज। फिर आती है S फेज, आपके
इंटरफेस के पार्ट हैं बेटा, सिंथेसिस फेज जिसमें होता है डीएनए का सिंथेसिस, फिर आता है G2 फेज यानी कि गैप 2 फेज, एंड दीज ऑल आर पार्ट ऑफ इंटरफेस। द नेक्स्ट इज एम फेज। एम फेज इज माइटोसिस फेज। पहले इंटरफेज आती है, फिर एम फेज आती है। एम फेज में सारा डिवीजन होता है, इट इज इंटरफेज। 90% से ज्यादा का समय यही है और यहीं पर सारी सिंथेसिस होती है। फिर आगे बढ़े, जी नॉट। कई बार सेल्स अब डिवाइड करना छोड़ देती हैं तो वो जी नॉट यानी कि क्वेसिएंट स्टेज में चली जाती हैं। द नेक्स्ट एब्रीविएशन इज पीएस। हम लोग फोटोसिंथेसिस में पीएस करके बहुत लिखते हैं, PS1 PS2, दैट स्टैंड्स फॉर फोटोसिस्टम। 1 हुआ तो PS1, 2 हुआ तो फोटोसिस्टम 2। नेक्स्ट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। पूरी हमारे जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को सेंटर में रख के एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। पीजीए हम लोग फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कहते हैं बेटा, जबकि ओएए इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट इज रुबिस्को। रुबिस्को की भाई पूरी फुल फॉर्म है, इट इज नॉट अ नेम, दैट इज राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेस। को स्टैंड्स फॉर कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेस। इसका मतलब ये है कि रुबिस्को का C स्टैंड्स फॉर कार्बोक्सिलेज एंड O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजनेस। इसका मतलब सीधा सीधा ये आता है कि रुबिस्को एंजाइम जो है कार्बोक्सिलेशन भी करवाता है, ऑक्सीजनेशन भी करवाता है, दोनों टाइप की एक्टिविटी ये शो करता है। दैट इज द रीजन कि टेम्परेचर बढ़ता है तो फोटो रेस्पिरेशन नाम का फेनोमेना होना स्टार्ट हो जाता है। द नेक्स्ट इज PEP। PEP का मतलब फॉस्फोइनोल पायरुवेट। द नेक्स्ट इज पेपकेस, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक, the next abbreviation is RUBP। RUBP stands for ribulose bisphosphate, इसी का एंजाइम रुबिस्को। ठीक, PGAL 3-phosphoglyceraldehyde, जबकि BPGA is 1,3-bisphosphoglycerate। नेक्स्ट इज NAD। NAD की फुल फॉर्म और FAD की फुल फॉर्म कई सारे बच्चे भूलते हैं, इसे लिख लीजिएगा, निकोटिनामाइड एडेनिन डायन्यूक्लियोटाइड, यानी कि एक एंजाइम होता है बेसिकली, एंड FAD इज फ्लेविन एडेनिन डायन्यूक्लियोटाइड। इसको बच्चे भूलते हैं, तो बेटा ये आप अपने पास में लिख कर रख लीजिएगा दैट NAD इज निकोटिनामाइड एडेनिन डायन्यूक्लियोटाइड एंड FAD इज फ्लेविन एडेनिन डायन्यूक्लियोटाइड। करेक्ट, आगे बढ़े। कॉम्प्लेक्स 1 बनता है बेटा आपका NAD डिहाइड्रोजिनेस से, जबकि सेकंड बनता है FAD डिहाइड्रोजिनेस से। करेक्ट, इसी को हम लोग सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं, और आप इसे याद ऐसे रख सकते हैं कि फर्स्ट तो हमारा NAD हो गया, सेकंड FAD है, सक्सेस मिल गई है इसको, ये सेकंड वाला है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज हो गया। इसके आगे जैसे ही आप थर्ड पे जाते हो तो इसमें BC1 कॉम्प्लेक्स बनता है, जबकि फोर्थ में जाते हो तो सिर्फ C1, एंड फिफ्थ तो हमारा ATP सिंथेसिस है ही। द नेक्स्ट एब्रीविएशन इज COA, यानी कि कोएंजाइम A को रिप्रेजेंट करता है बेटा ये। एसिटाइल कोएंजाइम A बेसिकली हम लोग पढ़ते भी हैं लिंक रिएक्शन में। द TCA स्टैंड्स फॉर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल। इसमें इसे ही हम लोग और कौन सी साइकिल कहते थे कमेंट्स में बताएंगे सभी। ETC इसका मतलब सिंपल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। RQ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग आ जाए PGRs में, यानी कि हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। PGRs इसमें कई सारे हमारे पास अवेलेबल है। Na इज नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इसे लिख लीजिएगा, ये बच्चे भूलते हैं। IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IBA इज इंडोल ब्यूटारिक एसिड। 2,4-D स्टैंड्स फॉर 2,4-डाइहाइड्रोफिनॉक्सी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जबकि GA का मतलब है गिबरलिक एसिड। GA का मतलब है गिबरलिक एसिड। तो ये वाले जितने भी फुल फॉर्म है, इसमें कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं आप में से और पूछते हैं आकर मैम इन्हें कैसे याद रखें, इन्हें भाई बार बार लिख लो, ठीक है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज आगे बढ़े, ABA का मतलब है एब्सिसिक एसिड। इतना हो गया हमारा प्लांट फिजियो। ह्यूमन फिजियो पर जैसे ही आते हैं तो TV स्टैंड्स फॉर टाइडल वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम होता है 500 ml। 500 ml का ये होता है जितना आप नॉर्मल ब्रीद इन या फिर ब्रीद आउट कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली टाइडल वॉल्यूम। अगर हम ये बात करें कि मैम मुझे बहुत फोर्सफुली इंस्पायर करना है, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर आता है बहुत फोर्सफुली अगर आप एक्सपायर कर रहे हैं तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि ERV। अगर आप इंस्पायर करने की कैपेसिटी जानना चाहते हैं अपनी, कि आप टाइडल वॉल्यूम को तो इंस्पायर कर ही सकते हैं, प्लस इंस्पिरेटरी
रिजर्व वॉल्यूम को भी इंस्पायर कर सकते हैं, तो ये बन जाती है आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। जबकि आपको एक्सपिरेटरी कैपेसिटी पता करनी हो तो आप टाइडल वॉल्यूम में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दें, तो ये आपकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो जाती है। द नेक्स्ट थिंग इज एफआरसी। एक ऐसा वॉल्यूम जिसको हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस ईआरवी कहते हैं। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और जो रेजिडुअल वॉल्यूम है दोनों को ऐड कर दें तो बन जाता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, दैट स्टैंड्स फॉर एफआरसी। आगे बढ़े तो वीसी यानी कि वाइटल कैपेसिटी। आपके लंग्स की कितनी कैपेसिटी है जो ये बाहर नहीं निकाल सकता, उसको छोड़ के कितना फंक्शनल रहता है, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। और एक ऐसी कैपेसिटी जो आपके लंग्स में टोटल समा सकती है, इट इज टोटल लंग कैपेसिटी। आरबीसी वर्ड हम लोग यूज करते हैं रेड ब्लड सेल्स के लिए बचपन से, और डब्ल्यूबीसी हम लोग यूज करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए। आरएच बेटा हम लोग जब भी ब्लड ग्रुपिंग पढ़ते हैं तो आरएच पॉजिटिव या नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आता है, आरएच पॉजिटिव या नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आता है। उसमें हम लोग बस यही बता रहे होते हैं कि इसके आरबीसीज के सरफेस पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं। तो आरएच एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो आरएच पॉजिटिव, यानी कि आपका ब्लड ग्रुप मान लीजिए बी पॉजिटिव है या फिर ए पॉजिटिव है या फिर ओ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्टैंड्स फॉर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, नेगेटिव स्टैंड्स फॉर आरएच एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। तो दैट्स द मेन थिंग। आरएच स्टैंड्स फॉर रीसस फैक्टर, रीसस मंकी से ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। एसएएन वर्ड हम यूज करते हैं हमारी साइनो एट्रियल नोड के लिए, जबकि हम एवीएन टर्म यूज कर लेते हैं हमारे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के लिए। करेक्ट। एवी बंडल इनसे निकलते हैं जिन्हें हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल कहते हैं, जो कि आगे हमारे बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजी फाइबर्स बनाते हैं। द नेक्स्ट इज ईसीजी। ईसीजी है आपका बेटा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। द मशीन इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एट जो रिप्रेजेंटेशन आता है दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इसे कोई नहीं भूलेगा। फिर आ जाता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि एएनएस। सीएडी टर्म हम यूज करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए। पीसीटी हमारे नेफ्रॉन से निकली हुई सबसे पहले जो कॉन्वुलेटेड टिब्यूल है, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, ठीक। एंड इसके बाद में जो दूसरी कॉन्वुलेटेड टिब्यूल है यानी कि डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। नेक्स्ट इज जीएफआर, हमारा कितना ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट होकर आया, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जेजीए बनता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। एएनएफ का मतलब है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, जबकि एडीएच का मतलब है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम लोग प्यार से वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे जरूर लिख लीजिएगा। करेक्ट करेक्ट। एफ एक्टिन का मतलब है फिलामेंटस एक्टिन है, वहीं जी एक्टिन का मतलब है ग्लोबुलर एक्टिन है। आपके कई सारे ग्लोबुलर एक्टिन मिल मिलकर एक चेन बनाते हैं, दैट इज एफ एक्टिन बेसिकली, ठीक। आगे बढ़े कुछ और टर्म। एचएमएम हम लोग यूज करते हैं मसल के स्ट्रक्चर में, दैट इज हैवी मीरोमायोसिन, एंड एलएमएम हम लोग यूज करते हैं लाइट मीरोमायोसिन के लिए। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड उनसे निकले हुए जितने भी नर्व फाइबर्स हैं दीज आर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ये सब। जीएनआरएच स्टैंड्स फॉर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हमारे हाइपोथैलेमस से आता है, जबकि एक जीएचआरएच है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, वो भी हमारे हाइपोथैलेमस से आता है। जीएच स्टैंड्स फॉर ग्रोथ हार्मोन। पीआरएल यानी कि प्रोलैक्टिन बेटा। टीएसएच का मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पिट्यूटरी से रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड के पास जाता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है उसके हार्मोन्स बनाने के लिए। एसीटीएच का मतलब है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये हमारी एड्रीनल ग्लैंड के पास जाता है। एलएच इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वहीं एफएसएच जो रिलीज हो रहा है इट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और हमारे ओवेरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट भी करता है आगे डेवलप होने के लिए। एमएसएच का मतलब है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हमारी बॉडी की पिगमेंटेशन के लिए। T3 जो कि हमारी थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है, ट्राई आयोडोथायरोनिन, जबकि T4 स्टैंड्स फॉर टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और इसी को हम लोग थायरोक्सिन भी कहते हैं। कई सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम दोनों को मिलाकर कहते हैं क्या थायरोक्सिन। नो बेटा नो, ओनली द टेट्रा आयोडोथायरोनिन इज नोन एज थायरोक्सिन, और इसे तो आप लिख लेना। करेक्ट। आगे बढ़े। नेक्स्ट इज टीसीटी। टीसीटी का मतलब थायरो कैल्सिटोनिन। पीटीएच ये भी आपकी थायराइड ग्लैंड से ही रिलीज होता है, जबकि पीटीएच है आपका पैराथायराइड हार्मोन, और ये दोनों मिलकर आपकी बॉडी का कैल्शियम रेगुलेट करते हैं।
CCK कोलिसिस्टोकाइनिन है, GIP इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, FRS इज फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। ये आ जाते हैं हम लोग यहाँ से 12th में, ये हमारी 11th क्लास की एब्रीविएशन खत्म हो जाते हैं और यहां से हम आ जाते हैं हमारे 12th में। अगर आप ये पूछना चाहें कि मैम ये FRS कहाँ लिखा हुआ है, तो आपका 12th का चैप्टर खोलिए, सबसे पहले यही दिया हुआ है। 12th की बुक आप खोलिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है FRS इज फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, इसे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट इज TMV यानी कि टोबैको मोज़ैक वायरस। आगे बढ़े, PMC। अच्छा बेटा ये टर्म्स जो है ना ये कई बार यूज होते हैं क्वेश्चंस में। हम पढ़ते क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के लिए कई बार ये टर्म यूज करते हैं MIMC, एंड मेगास्पोर मदर सेल के लिए कई जगह पर लेक्चर्स में आपको MGMC वर्ड यूज मिलेगा। NCERT जब आप देखेंगे ना तो माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम लोग पॉलन मदर सेल कहते हैं, तो इसके लिए PMC टर्म यूज करते हैं, एंड मेगास्पोर मदर सेल के लिए MMC। ठीक है, तो NCERT में इस तरीके से लिखा हुआ है बेटा, तो इसे ध्यान रखिएगा। PEN बनता है हमारे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जब ट्रिपल फ्यूजन होता है, एक मेल गैमीट हमारे दो पोलर न्यूक्लिया के साथ में फ्यूज होते हैं, तो बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसकी सेल को बाद में हम लोग कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। SCG जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज होता है और यूरिन में हाई अमाउंट में मिलता है, और इसी से हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट भी करते हैं, बेटा। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक, HPL आ जाता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कौन ही है जो इसकी फुल फॉर्म नहीं जानता होगा। जबकि RCH का मतलब है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हमारे लखनऊ में लोकेटेड है, और इसी ने सहेली नाम की पिल हमें प्रोवाइड की है। MMR का मतलब है बेटा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, कि जो मदर्स की डेथ हो रही है, ठीक है, मदर्स की डेथ रेट है। जबकि IMR का मतलब है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ड्यूरिंग द पार्चुरेशन अगर एक इन्फेंट की डेथ हो जाती है, या आफ्टर द पार्चुरेशन, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जबकि MMR इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, कि उसकी मदर की डेथ हुई है। IUD का मतलब है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जिन्हें हम लोग यूटरस में इंसर्ट करके कई सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह से यूज करते हैं। MTP अगर हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहें, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज MTP। STD का मतलब है कि सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रही है कोई डिजीज, जबकि इन्हीं को हम लोग वेनरल डिजीजेस यानी कि VDB कहते हैं, और ये आप इंपॉर्टेंटली नोट कर लीजिएगा। RTI का मतलब है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये तीनों ही टर्म्स एक साथ हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ART का मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, एंड IVF का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर हम ET की बात करें तो एम्ब्रियो ट्रांसफर, बहुत सिंपली एम्ब्रियो ट्रांसफर है। अगर हम ZIFT कहें तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर है। इसका मतलब कि हम जाइगोट को उठाते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स में ट्रांसफर करते हैं। तो ये बना कहां है, कहीं ना कहीं इन विट्रो फर्टिलाइज हुआ है। ये टेस्ट ट्यूब में से हमने फर्टिलाइज करवाया और बना हुआ जाइगोट फीमेल की फेलोपियन ट्यूब्स में हमने ट्रांसफर कर दिया। बट अगर कोई एक ऐसी फीमेल है जिसका गैमेट नहीं बन पा रहा है, तो किसी डोनर से हमने गैमेट लिया यानी कि ओवा लिया, और इसकी फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया, तो हमने क्या किया, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। इसका मतलब कि कोई अगर ऐसी प्यारी सी फीमेल है जिसका ओवा प्रॉपर बन नहीं पा रहा है, या फिर दिक्कत आ रही है ओवा फॉर्मेशन में, और हमने उसे ओवा गिफ्ट किया है किसी और डोनर से लेके, तो गिफ्ट इज गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। इसमें कहीं से कंफ्यूज नहीं होना कि स्पर्म दिए हैं। द नेक्स्ट इज IUT यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आप साइटोप्लाज्म में ही डायरेक्ट स्पर्म का इंजेक्ट कर रहे हैं। AIS आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, AI ये आप वाला AI नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक है बेटा। इसमें हम करते क्या है, स्पर्म जो है उसे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करते हैं। मे भी अगर इरेक्शन का इश्यू है तो हम लोग ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। नेक्स्ट इज इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, यूटेरस में इंसेमिनेट करवा रही हैं। F1 यहां से जैसे हम लोग हमारा
प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर है, वहां पर हम लोग क्रॉसिंग कराते हैं और फर्स्ट फिलायल सेकंड फिलायल जनरेशन देखते हैं। तो F1 स्टैंड्स फॉर फिलायल फर्स्ट, F2 स्टैंड्स फॉर फिलायल सेकंड, F3 स्टैंड्स फॉर फिलायल थर्ड जनरेशन। ठीक, वेल टर्म यूज किया गया है वेलिन के लिए। जब आप सिकल सेल एनीमिया पढ़ते हो तो वहां पर आपको समझ में आएगा। पीकेयू का मतलब है फिनाइल कीटोनूरिया। भाई पीकेयू डिजीज करके अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिनाइल कीटोनूरिया समझ जाना। ईएम का मतलब है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एनएचसी का मतलब है नॉन हिस्टोक्रोमोसोमल प्रोटीन्स। एसएनआरएनए का मतलब है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जबकि एचएनआरएनए का मतलब है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। एसआरएनए का मतलब सॉल्यूबल आरएनए। एंड पीएचई हम लोग टर्म यूज करते हैं बेटा फिनाइल एलेनिन के लिए, एमईटी फॉर मीथियोनिन। यूटीआर हम लोग टर्म यूज करते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स के लिए, जो ट्रांसलेशन हुआ है फिर अनट्रांसलेटेड जो रीजन्स बचते हैं बेसिकली उसके लिए हम लोग यूटीआर टर्म यूज करते हैं। और एचजीपी में हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था जिसमें भाई पूरा का पूरा इन्होंने प्रोजेक्ट को पूरा ह्यूमन जीनोम इन्होंने है डिस्कस किया था। ईएलएसआई का मतलब है एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। ये बेटा एनसीईआरटी में टर्म यूज किया गया है और ये हो सकता है कि इस तरीके से पूछ भी ले, तो इसे ध्यान से नोट कर लेना। फिर आता है ईएसटी। ईएसटी का मतलब है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। द नेक्स्ट इज बीएसी वाईएसी, बैक एंड यैक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। एसएनपी टर्म हम यूज करते हैं बेटा सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। वीएनटीआर हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स के लिए। ठीक, माया MYA हम लोग बोलते हैं ना इतने मिलियन ईयर एगो है, उतने बिलियन ईयर एगो है, तो टर्म्स में पढ़ते पढ़ते भाई रिवाइज करते करते माया बाया लिखना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज मिलियन ईयर्स एगो एंड BYA स्टैंड्स फॉर बिलियन ईयर्स एगो। PMNL पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स के लिए टर्म यूज किया गया है। CMI स्टैंड्स फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। माल्ट म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, और ये आपका कितना प्रतिशत होता है ये भी आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। नेक्स्ट इज एड्स। एड्स का भाई सभी को पता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसका मतलब बहुत गहरा है कि भाई आपने लाइफ टाइम में एक्वायर किया है, ये इम्यून सिस्टम को बिल्कुल डेफिशिएंसी कर देता है। एंड सिंड्रोम स्टैंड्स फॉर, इसमें एक सिम्टम नहीं इसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आते हैं, ग्रुप ऑफ डिजीजेस हो जाती हैं। HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये ह्यूमन की इम्यूनिटी को खराब कर देता है, हमारी हेल्पर टी सेल्स को किल कर देता है, जिसकी वजह से हमें एड्स हो जाता है। ELISA is enzyme linked immunosorbent assay. It is basically test. TH का मतलब है हेल्पर टी लिम्फोसाइट। ये ध्यान रखिएगा, TH का मतलब है हेल्पर टी लिम्फोसाइट। ये एनसीईआरटी ने यूज किया है भाई। नाको का मतलब है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। भाई कई सारी ये नाकोज अवेलेबल होती हैं लगभग हर सिटी में। तो कभी ऐसा हो कि भाई एड्स के सिम्टम लग रहे हैं तो यहां पर जाके आप टेस्ट करवा सकते हैं। एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है टर्म। CONC यूज फॉर सेल्यूलर ऑन्कोजीन। ठीक, CT यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी। MRI यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। LSD का मतलब है लिसर्जिक एसिड डाइथाइल अमाइड। MOET का मतलब है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, जबकि IRRI हो गई आपकी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि फिलीपींस में लोकेटेड है। SCP का मतलब है सिंगल सेल प्रोटीन। लैब का मतलब है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है हमारे। BOD इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और यहां पर 1 मिनट में आपका ले रही हूं बेटा। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आपको पता होना चाहिए कि एक नंबर, एक क्वांटिटी या एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है उसे डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो ऑक्सीजन की जरूरत है, इट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, और जितनी ज्यादा ये डिमांड है हम लोग समझेंगे कि हमारे वाटर में या हमारी बॉडी में या वाटर पॉल्यूटेड बॉडी जो है उसमें ऑर्गेनिक मैटर उतना ही ज्यादा है। DO का मतलब है डिसॉल्व ऑक्सीजन। IARI का मतलब है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। KYIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशंस, और ये आपको मिलेगा जहां पर बायोगैस का प्लांट बना हुआ है ना आपकी एनसीईआरटी में, उसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है। BT बैसिलस थेरेंजेनेसिस को रिप्रेजेंट करता है। IPM इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट।
EFB इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे लिख लें अपने पास। E को R1 आता है, एस्क्रेशिया कोलाई R1 को रिप्रेजेंट करता है, ORI यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। PBR 322 का मतलब है P stands for plasmid and BR stands for Bolivar Rodriguez. The next is TI plasmid का मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड एंड टैग का मतलब है थर्मस एक्वेटिकस। आप लोग पढ़ते हो टैग पॉलीमरेज, तो वो थर्मस एक्वेटिकस से लिया गया पॉलीमरेज है। PCR इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। GMO इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। RNA, आई का मतलब है RNA इंटरफेरेंस। बच्चे आ जाते हैं मैम RNA आई नहीं समझ आया, फुल फॉर्म ही नहीं पता। RNA आई स्टैंड्स फॉर RNA इंटरफेरेंस। नेक्स्ट इज DS टर्म यूज होता है या SS टर्म यूज होता है, तो DS इज फॉर डबल स्टैंडर्ड, SS इज फॉर सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक, DNA या RNA। ADA एडिनोसिन डीएमिनेस। फिर आता है GEAC यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। GPP का मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। NPP हो गया आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पार की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है। भाई सारी सनलाइट का यूज थोड़ा ना करते हैं प्लांट, जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है इट इज पार। एंड ग्रेजिंग फूड चेन स्टैंड फॉर GFC। DFC मतलब डेट्राइटस फूड चेन। जबकि GNP हो जाती है हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। IUCN हो गई इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इसको भाई लिख लेना अगर भूल जाते हो तो ये बेटा आपकी सारी कुछ एब्रीविएशन, कुछ फुल फॉर्म्स, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स थी जिनमें कई बार आप कंफ्यूज होते हैं, कई सारी आपको याद रह जाती हैं। तो एक बार अगर आपने ध्यान से सुन लिया है तो मोस्ट प्रोबेबली आप अपने एग्जाम में नहीं भूलेंगे। कई सारी अगर इसमें से हैं तो मल्टीपल टाइम्स बिल्कुल पॉडकास्ट की तरह वीडियो को सुने एंड आपको चीजें याद हो जाएंगी।